अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो लास्ट लेक्चर जो है वो हमारा अपलोड तो नहीं हुआ। लेकिन लास्ट लेक्चर की जो भी हमारी चीज़ें थी वो मैंने ग्रुप पे शेयर कर दी थी। और लास्ट लेक्चर बिल्कुल जनरल था, जनरल आर्किटेक्चर था। तो मैं अपलोड कर दूंगा, मैं खुद अपलोड कर दूंगा कि जल्दी हो जाए। अच्छी, आगे बढ़ते हैं। जब तक बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आप लोग बताएं क्या प्रोग्रेस है अभी तक। लास्ट क्लास के बाद आप लोगों ने क्या प्रैक्टिसेस करी, क्या चीज़ें पढ़ी और क्या चीज़ें नहीं एक्सप्लोर करी रिगार्डिंग क्लाउड, डेवऑप्स एंड डेवलपमेंट। अच्छा, आज की क्लास का एजेंडा हमारा है लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केलिंग। और दूसरा है कि सारे तमाम स्टूडेंट्स को आज अपने माइक लाजमी ओपन करके आना है, क्योंकि हमें सेशन इंटरेक्टिव करना है। बाकी सारे लिंक बंद कर देता हूँ, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। तो सारे लिंक मैंने बंद कर दिया अपना। ठीक है। सिलेबस देख लेते हैं अपना, हमारा सिलेबस है
ये हमारा सिलेबस है। तो सबसे पहले मुझे आप लोग कंफर्म करें, ये दो टॉपिक आप लोग कंफर्म है कि ये क्या है और उसकी डिटेल, इसकी प्रैक्टिस करी हुई है सबने? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हेलो। हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि हमारे पास ये सिलेबस है जो हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे स्टार्ट में दो टॉपिक के सवाल हैं कि ये आप लोगों को क्लियर है? जी सर, ये नहीं कि हमने शुरू में अकाउंट बनाया तो इस तरह एक दो दफा डिफरेंट यूजर बनाए, तो उस टाइम पे की थी प्रैक्टिस। आई एम यूजर बनाया था अपने प्रैक्टिस के लिए, और पॉलिसीज भी कुछ सिक्योरिटी ग्रुप बनाए थे एक दो, कि इनमें क्या है क्या नहीं है। तो वो उस टाइम पे किया था जब हम आपने पढ़ाया था। तो आई एम रोल और पॉलिसी का किसी से सवाल है कोई? अ, बाकी जो लोग खामोश हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आंसर करें कि हम आगे बढ़ते हैं। आई एम जो है, इस टॉपिक से कोई सवाल है आपका? ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अमेजोन EC2 पे। अमेजोन EC2 में अभी हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, तो इससे भी होपफुली आप लोग क्लियर हैं कि EC2 के बारे में। इससे सर हमने EFS तो नहीं पढ़ी ना? EFS अभी नहीं पढ़ी। तो अभी हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है इलास्टिक लोड बैलेंसर है, ऑटो स्केलिंग है और इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। सही है। तो ये हमारे नए टॉपिक होंगे। इसके अलावा हमारे पास रूट 53 है जो हमारे पास रह गया है, RDS हमारे पास रह गया है। तो ये सारे टॉपिक अभी रह गए हैं। और हम आगे बढ़ते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई किसी को सवाल होगा इससे अभी, या है तो आप पूछें। तो कंटिन्यू करते हैं अमेजोन से ही, अमेजोन EC2 से ही। सबसे पहले है मैं स्टोरेज आप लोगों को बढ़ा देता हूँ। स्टोरेज एक्चुअली आपके पास क्या है, जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, हमने यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करके देखते हैं। इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है तो दो तरीके से हम इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या आता है कि हम एक टेम्पलेट बना दें और टेम्पलेट के थ्रू लॉन्च कर दें, और एक क्या था कि हमारे पास मैनुअल सारी चीजें उसको डिटेल देकर उसको क्रिएट करें। तो लॉन्च इंस्टेंस में हमारे पास मल्टीपल AMI आ रहे होते हैं। ये अमेजोन की किसी स्टोरेज में सेव हुए हैं जो हमारे लिए अवेलेबल हैं, जिसके कोई ना कोई प्राइस है और कुछ फ्री टीयर अवेलेबल है। फ्री टीयर का भी एक टाइम होता है, क्या लाइफ टाइम फ्री टीयर नहीं होंगी, लेकिन इसके आप एग्रीमेंट पढ़ लेना कि कब तक फ्री टीयर है और एक्सपायर है। ये आप देख लें, ये सारी चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस कोई बताएगा? मार्केट प्लेस हमारे पास क्या था? सर इसमें रेडीमेड जो EMI पड़ी हुई होती है, हम उसको यूज कर सकते हैं, किसी और ने बनाई होती है। तो और भी हमारी तरह यूजर्स ने मार्केट प्लेस पे अपनी इमेज बनाकर सेल कर रहे होते हैं। उसमें भी हमें फ्री टियर मिल जाते हैं। जरूरी नहीं है हमें पेड मिले, तो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को गिटहब का असाइनमेंट दिया था, तो ये असाइनमेंट कितने लोगों ने करा? तो देखें गिटहब का फ्री टियर मौजूद है यहाँ, और ये मल्टीपल टियर्स मौजूद है। अपनी भी हम EMI बना के रख सकते हैं, और ये क्विक EMI भी होगा। आगे बढ़ते हैं, कोई भी EMI सिलेक्ट कर लेते हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास इंस्टेंस की टाइप होती है। इंस्टेंस की टाइप से मुराद क्या है, हमारे पास रैम और सीपीयू एंड SSD। रैम, और आगे क्या आ रही है हमारे पास, स्टोरेज। स्टोरेज देखें कितने टाइप की आ रही है हमारे पास। हमारे पास आ रही है ईबीएस ओनली, ईबीएस ओनली, ईबीएस ओनली, ईबीएस ओनली, ईबीएस ओनली, ईबीएस ओनली, और आगे जाकर हमारे पास एसएसडी आ रही हैं, एसएसडीज, और ये सारी हमारे पास स्टोरेज हैं। ईबीएस ओनली का मतलब बताइए क्या है। ईबीएस ओनली का मतलब ये है कि आपने अमेजोन पे एक इंस्टेंस बनाया। इंस्टेंस का मतलब एक मशीन प्रोक्योर करी, उस मशीन की 1 GB रैम है, एक उसका वर्चुअल सीपीयू है, और जो इसकी मेमोरी है, स्टोरेज, इंस्टेंस की स्टोरेज जो है वो नहीं है, बल्कि क्या उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ आपको, उन्होंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है इंस्टेंस स्टोरेज, ईबीएस ओनली। ईबीएस ओनली क्या है, ईबीएस ओनली इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज एक अमेजोन की सर्विस है जो स्टोरेज प्रोवाइड करती है। आप ईबीएस की मल्टीपल रिसोर्सेज खरीद कर अपनी स्टोरेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हम EC2 के ग्रुप में आते हैं, और EC2 के ग्रुप में हमें एक नजर आता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। यहाँ पे वॉल्यूम, स्नैपशॉट, लाइफ साइकिल मैनेजर, तीन चीजें हमें काम करने हैं वॉल्यूम्स पे। वॉल्यूम्स हमेशा हमारे क्लाउड की मार्केट में टर्म यूज होती है किसी भी स्टोरेज के नहीं, स्टोरेज को हम वॉल्यूम बोलते हैं। जब भी हमें स्टोरेज चाहिए होती है हम बोलते हैं वॉल्यूम इंक्रीज कर दो, या वॉल्यूम इसका बहुत ज्यादा है। तो ये कह रहे हैं अभी करंटली आपके पास कोई भी ईबीएस वॉल्यूम, इसका जो पूरा नाम है रखा है ईबीएस वॉल्यूम, इस रीजन में ये एक रीजन बेस्ड सर्विस है। ये आपकी जून बेस्ड नहीं है, क्योंकि ये सारे हमारे पास रीजन है, रीजन में जून होता है, तो रीजन बेस्ड सर्विस है। अमेजोन की कुछ सर्विस ऐसी हैं जो रीजन बेस्ड हैं, और कुछ सर्विस ऐसी हैं जो जून बेस्ड हैं, और कुछ सर्विस ऐसी हैं जो ग्लोबल है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल है। तो ये ईबीएस जो है ये जून बेस्ड है, जून बेस्ड नहीं है, रीजन बेस्ड है। फर्स्ट टाइम जब आप एक क्रिएट वॉल्यूम करते हैं, ये क्या करता है, ये आपको एक स्टोरेज प्रोवाइड करता है। स्टोरेज का आप साइज बताया था 100 GB, इसने हमें बताया हुआ कि मिनिमम आप 1 GB की स्टोरेज यहाँ से ले सकते हैं, और मैक्सिमम 16,384 GB की आप स्टोरेज यहाँ से बाय कर सकते हैं। वॉल्यूम की इसने कुछ टाइप्स बनाई हुई है कि नॉर्मली क्या होता है, जब आप कोई भी स्टोरेज बाय करते हैं तो आप उसको पता होता है एक हार्ड ड्राइव होती है, एक एसएसडी होती है, इसका फर्क पता है आप लोगों को। जी जी। और कोई बाकी जो प्लीज खामोश हैं वो कुछ कहना चाहेंगे। सर मालूम है। बताएं बताएं स्टोरेज। सर एसएसडी और हार्ड डिस्क में फर्क ये है कि हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो मैग्नेटिक एक डिस्क होती है, वो रोटेट करती है और हेड भी उसके ऊपर घूम रहा होता है। एसएसडी जो है ये यूएसबी टाइप होती है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। इसकी स्पीड ज्यादा होती है और वो हार्ड डिस्क की स्पीड कम होती है। लेकिन जो बिजली है वो ये एसएसडी ज्यादा खाता है और हार्ड डिस्क कम खाती है। यानी कि अगर लैपटॉप में लगाएंगे तो बैटरी इसकी जो है वो फिर कम टाइम निकालेगी, और अगर हार्ड डिस्क लगी होगी तो बैटरी ज्यादा टाइम निकालेगी, लेकिन वो स्लो होगी और ये फास्ट। तो ठीक है, तो हमारे पास यहाँ इन्होंने क्या बताया, हमारे पास स्टोरेज की टाइप्स हैं। एक हमारे पास हार्ड ड्राइव है और एक एसएसडी है। एसएसडी के अंदर भी 4 टाइप्स हैं, और हार्ड ड्राइव में भी 2-3 टाइप्स हैं। एक इन्होंने मैग्नेटिक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, एक इन्होंने रखा हुआ कोल्ड HDD, एक इन्होंने रखा हुआ थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड HDD। सही है। तो ये 2 तरह की हार्ड ड्राइव है। मतलब कोल्ड HDD का मतलब क्या है, कोल्ड डेटा होता है हमारे। कोल्ड डेटा क्या होता है कि एक हमारे पास ऐसा डेटा जो आपने अपने पास स्टोरेज में सेव तो रखा हुआ है, लेकिन आपको पता है ये यूज नहीं हो रहा, या इन फ्यूचर बहुत कम मुझे इसका यूज है, बहुत कम यूज होगा। मतलब मेरे पास डेटा तो रखा हुआ है, इसकी मुझे जरूरत भी एवरी टाइम है, ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं है, कहीं और रख दो, आर्काइव कर दो, नहीं जरूरत है, लेकिन इतना ज्यादा यूज नहीं है, बस रखा हुआ है। तो उसको हम कहते हैं इस तरह के डेटा को कि हमारे पास एक कोल्ड डेटा है, और ये हमारे पास कोल्ड HDD इन्होंने हमें दी हुई है ताकि कम प्राइस में हमारा काम हो जाए। HDD भी दी हुई है इन्होंने, जो थ्रूपुट ऑप्टिमाइज है, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज में आप देख लें कि ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी इसकी।
इसके अलावा एसएसडी में उन्होंने 4 टाइप दी हैं। जनरल पर्पस हमेशा हम उस ड्राइव को बोलते हैं जो हमारे नॉर्मल जनरल वर्क की नहीं होती है, छोटे मोटे काम की नहीं होती। जनरल पर्पस में 2 हैं, GP2 और GP3। फिर एक होती है हमारे पास IOPS। IOPS क्या होती है? जिसका इनपुट आउटपुट रेट हाई होता है, और जो भी हमारे कभी जो भी स्टैंडर्ड टास्क होते हैं वो हम IOPS में करते हैं। उसमें भी 2 टाइप हैं, IO1 और IO2। तो हम इसके लिए आसानी क्या कर लेते हैं, SSD की टाइप्स देख लेते हैं, Amazon, AWS, EBS टाइप्स। ठीक है सर, ये IOPS और थ्रूपुट में क्या फर्क? तो ये भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे Amazon EBS ने बताया कि आपके पास भाई 2 टाइप है, एक सॉलिड स्टेट ड्राइव है जो हमने शुरू में बात करी, और एक ये हार्ड ड्राइव है, और जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये देखें, ऑप्टिमाइज ऑफ ट्रांजेक्शन वर्कलोड, ये आपका जिस तरह से इन्होंने बताया SSD, और SSD का इन्होंने जो बताया वो यहाँ पर आ रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा है, हमने यहाँ पे इसकी सारी टाइप्स देखी हैं। हार्ड ड्राइव और SSD तो हमें पता लग गया, हमें ये मालूम करना है कि इसके अंदर ये थ्रूपुट में क्या आ रहा है और इसकी IOPS में क्या आ रहा है। एक्चुअली सिनेरियो क्या होता है, जब आप कोई भी अपनी हार्ड स्टोरेज ड्राइव खरीदते हैं ना, तो स्टोरेज ड्राइव आप क्या देख के खरीदते हैं? स्टोरेज ड्राइव आप क्या देख के खरीदते हैं? आप हमेशा उसका इनपुट आउटपुट रेट देखते हैं कि इसका इनपुट आउटपुट रेट क्या है, कितने जीबी अगर मैं इसमें इनपुट करूंगा तो वो कितने जीबी इसको यूज करेगा, XYZ। तो इनपुट आउटपुट आप किस तरह से देखते हैं नॉर्मली? आप मेजर किस तरह से करते हैं? आप ये देखते हैं, जब मैं इसमें से कोई डेटा निकाल के रीड कर रहा हूँ या कोई भी डेटा निकाल के राइट कर रहा हूँ, तो उसमें कितना टाइम लग रहा है। अगर 1 GB का डेटा है तो कितनी देर में वो रीड हो रहा है और कितनी देर में वो राइट हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि रीड स्पीड ज्यादा होती है, राइट स्पीड थोड़ी सी कम होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरा 1 GB का डेटा है, जो 1 सेकंड में मुझे, मैं उसको रीड कर सकता हूँ, और 2 सेकंड में मैं उसको राइट कर सकता हूँ। सही है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका IOPS हो गया। क्या आप इसको मेजर कर रहे हैं बाय सेकंड या टाइम। अब हमारे पास दूसरा एक और होता है जो आप मेजर करते हैं हमेशा, वो होता है थ्रूपुट। थ्रूपुट में क्या होता है कि आपने, अभी तो हम बात कर रहे थे कितने हमारे सेकंड में डेटा आ रहा है और कितने सेकंड में राइट हो रहा है। थ्रूपुट में हमारे पास ये होता है कि हम ये कर रहे होते हैं कि हम अपना जो साइज होता है इसका, वो हम उसके मेजर कर रहे होते हैं जिसमें वो सेव हो रहा है। जैसे हमारे पास सेव किसमें होता है नॉर्मली, बिट्स में। सही है। तो जहाँ पे वो जिस तरह से सेव हो रहा है, तो हम उसको उस तरह से सेव कर रहे होते हैं, मतलब मालूम कर रहे होते हैं कि कितना बिट सेव हो रहा है। जैसे मैंने जीबी बताया, तो जीबी के जगह जो आप सबसे छोटा यूनिट होता है वो आप काउंट कर लें, तो वो थ्रूपुट में काउंट होता है कितने थ्रूपुट्स जा रहे हैं। अभी हम इसको क्रिएट करेंगे तो ये हमारे से थ्रूपुट भी पूछेगा, IOPS से पूछेगा, तो वहां पर हम इसको देखेंगे। अभी हमने देखा हमारे पास 2 तरह के SSD हैं। एक हमारे पास है जनरल पर्पस, और एक है हमारे पास प्रोविजन IOPS। तो ये यहाँ पर मौजूद है, एक जनरल पर्पस है और एक प्रोविजन IOPS है। जनरल पर्पस में जैसे बताया था, जनरल आपके वर्क की नहीं है, और आपको कोई भी अगर कंपनी का स्टैंडर्ड वर्क करना है जो एप्लीकेशन क्लाइंट फेसिंग है, वो आप हमेशा प्रोविजन IOPS में करेंगे, जनरल में नहीं करेंगे। जनरल बस डेव और टेस्ट के लिए है। आपका जो ऑफिशियल वर्क होगा वो जनरल में नहीं होगा, वो इसमें होगा। मतलब कभी भी आप इन फ्यूचर किसी की नहीं क्रिएट करेंगे अगर किसी टेस्टिंग वाले वर्क के नहीं है, जनरल किसी काम के नहीं है, तो ये सही है। अगर किसी क्लाइंट को डिप्लॉय करने जा रहे हैं जिसको यूजर एक्सेस करेंगे, तो इन दोनों में से कोई एक आप यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखें दोनों आ रहे हैं। जनरल पर्पस में क्या है आपका, बैलेंस ऑफ प्राइस, जाहिर सी बात है क्योंकि वो सस्ता है। सही है। एंड परफॉर्मेंस, इन दोनों को बैलेंस करना है। ये रिकमेंड कर रहे हैं कि मतलब कुछ वर्कलोड पे रिकमेंड कर रहे हैं। IOPS में क्या है आपके पास, हाई परफॉर्मेंस है, हाई परफॉर्मेंस है, लो लेटेंसी है, हाई थ्रूपुट्स है। सही है।
और हाई थ्रूपुट वर्कलोड है। मतलब आईओएस को आपका हमेशा काम का होगा क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस भी हाई है, लेटेंसी भी इसकी कम है और थ्रूपुट भी ज्यादा है। तो लेटेंसी का मतलब क्या होता है? लेटेंसी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये मेरी एप्लीकेशन है, इसने रिक्वेस्ट करा इस स्टोरेज सर्वर को कि ये डेटा लाके दे, तो इसके डेटा लाना और जो मेरी मशीन ने डेटा रिक्वेस्ट करा इसके दरमियान का जो गैप है ना, उसको लेटेंसी बोलते हैं। तो लेटेंसी जितनी कम हो उतना आपका फास्ट मूव हो रहा है डेटा। और इसके थ्रूपुट्स आई हैं, तो थ्रूपुट हमने क्या कहा था कि जो उसके नंबर ऑफ बिट्स हैं जो उसमें जाके सेव हो रहे हैं और वापस आ रहे हैं, वो उसके रेट हाई हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा बिट्स जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बिट्स उसमें और लोड हो रहे हैं। आपको दोनों का मकसद तो समझ में आ गया हो। अब इसके अंदर भी दो दो टाइप्स हैं। हमने देखा कि भाई जनरल पर्पस में भी दो टाइप्स हैं और प्रोविजन आईओएस में भी दो टाइप्स हैं। अब इसके अंदर फर्क क्या है आपको नजर आ रहा है? भाई दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है कि वो आपका कितना लंबा ड्यूरेबल उसमें डेटा रहेगा, तो ये कितना वो अच्छा है, कितना बेहतर है और कितना ज्यादा अच्छा यूजफुल ड्यूरेबल है। तो ड्यूरेबिलिटी की हमें क्या दे रहे हैं? एसएलए दे रहे हैं, मतलब सर्विस लेवल एग्रीमेंट दे रहे हैं, जो गारंटी अपनी तरफ से दे रहे हैं कि ये हम आपको लाजमी प्रोवाइड करेंगे। वो है 99.8 और 99.8 दोनों का सेम है, सही है। और 1990.8 से 1990.9 तक। और ड्यूरेबिलिटी कितनी ये कम दे रहे हैं? 0.1 और 0.2% जो है, जो ये नहीं दे रहे हैं, सही है। और ये भी एनुअल फेलियर रेट बताया है। तो ये तो दोनों का बराबर है, इसमें तो कोई फर्क है ही नहीं। नीचे आते हैं यूज केस में। यूज केस क्या है इसका जनरल पर्पस में? लो लेटेंसी, इनएक्टिव एप्स और डेवलपमेंट एंड टेस्ट। इसका भी कोई यूज केस नहीं है। वॉल्यूम साइज इसका कहाँ तक जाता है? 1 GB से 16 TB तक जाता है इसका वॉल्यूम साइज। मतलब आपका अगर 1 GB डेटा है तो आप उसको बाय करें, अगर आपका 16 TB डेटा है तो जब भी आप उसको ही यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा है तो आप मल्टीपल भी लगा सकते हैं। आईओप्स मैंने अभी क्या बताया था, कोई बताएगा मुझे? आईओप्स मुझे कौन बताना चाहेगा? सर ये तो मैंने जो चेक किया था, तो ये iOS जो है ना, ये पर सेकंड डेटा रीड करता है और ये थ्रूपुट बिट बाय बिट, यानी कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए हमारे पास ना मेजर होते हैं हमेशा ना, हम क्या कहाँ से काउंट कर रहे हैं जिसको, तो आईओप्स जो है वो थ्रूपुट दोनों काउंट होते हैं। अगर आप काउंट कर रहे हैं कि भाई कितनी इसकी स्पेस है, मैंने क्या बताया सबसे छोटा यूनिट मैंने आप लोगों को बताया बिट। मैं बात कर रहा था जीबीस की। दोनों क्या है? यूनिट है आपके स्टोरेज के। तो उसको आप काउंट करेंगे हमेशा थ्रूपुट। थ्रूपुट कितना आ रहा है? हम बोलेंगे भाई थ्रूपुट आ रहा है 1 GB, आ रहा है इतने सेकंड का, सही, इतना थ्रूपुट आ रहा है। लेकिन अगर मुझे बोले भाई इसका रेट क्या है, आईओएस रेट क्या है, तो मैं उसको बता सकता हूँ कि भाई हर एक से इनपुट आउटपुट जो है इसका, जैसा कि उन्होंने बताया हुआ 16 KB, सही है। तो उन्होंने क्या बताया हुआ? 16,000 आईओएस बताया हुआ कि इतना फास्ट इसका रीड और राइट ऑपरेशन चलेगा, 16,000। और इसका ठीक। थ्रूपुट कितना आ रहा है हमारे पास? 1,000 MB पर सेकंड। पर सेकंड ठीक। थ्रूपुट आ रहा है। किसका आ रहा है? GP3 का। और GP2 का कितना आ रहा है? 250 MB पर सेकंड। जबकि दोनों के आई ऑफ सेम है, सिर्फ थ्रूपुट चेंज है। और Amazon EBS मल्टी अटैच सपोर्ट नहीं है। मल्टी अटैच का मतलब समझते हैं आप लोग? नहीं सर, नहीं मालूम। Amazon EBS मल्टी अटैच का मतलब होता है कि आपने एक ये बनाया। मैंने अभी क्या कहा आपको? ये स्टोरेज जो है ये अलग क्रिएट हो रही है और EC2 अलग क्रिएट हो रहा है ना? तो जी जी। अकॉर्डिंग टू दोनों अलग अलग सर्विस है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर एक वॉल्यूम बना लिया, क्रिएट कर लिया, तो उसको मैं मल्टीपल मशीन में यूज कर सकता हूँ, है ना? बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बोला भाई इसका मल्टी यूज नहीं है, इसको आपने एक बनाया तो एक ही जगह यूज होगा, मल्टीपल जगह पे यूज नहीं होगा, नॉट सपोर्टेड, इन्होंने इसलिए कहा। नहीं सर, अगर एक जगह पे यानी कि एक इंस्टेंस के साथ तो दो तीन वॉल्यूम अटैच हो सकते हैं।
हो सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता है, नॉट सपोर्टेड आ रहा। हाँ, एक एक इंस्टेंस के साथ तो हो सकते हैं, एक इंस्टेंस के साथ तो बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन एक स्टोरेज मल्टीपल इंस्टेंस के साथ ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। बूट वॉल्यूम सपोर्टेड का मतलब क्या है? कि ये जो आपको स्टोरेज प्रोवाइड करा जा रहा है, इसमें आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो बूट होकर आता है बायोस से, जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। और जाहिर सी बात है, हमने यहाँ क्या देखा कि हमारे पास ये जो T2 माइक्रो है, ये क्या कह रहा है, EBS ओनली। EBS ओनली का मतलब है इसके पास अपनी कोई स्टोरेज है ही नहीं, ये सिर्फ EBS यूज करता है। तो जब हमने ये सर्वर क्रिएट करा था, तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ था, चला भी था, है ना, और बूट भी हुआ था। तो जी बूट होने का मतलब है सिर्फ EBS ओनली पे बूट भी चलता है, क्योंकि यहाँ पे और कोई स्टोरेज है भी नहीं EBS के अलावा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास सिनेरियो है। सर, ये तो इंस्टेंस अपनी स्टोरेज नहीं, यहाँ पे नहीं है इंस्टेंस की। नहीं, ये इंस्टेंस की अपनी कोई स्टोरेज नहीं है, ये तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ EBS ओनली है। सिर्फ ये दूसरे की इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज की स्टोरेज को यूज कर रहा है। ये फ्री टायर में ऐसे ही होता है, T2 में। अच्छा, आप कह रहे हैं फ्री टायर की देखें, सारी लिस्ट देखें, ये सारे आपके पास EBS ओनली नजर आ रहे अच्छा, ठीक ठीक। हैं। सिर्फ आपको कहाँ पर मिला है विदाउट EBS? C फैमिली में ठीक ठीक। इसके पास है स्टोरेज। और किसके पास है स्टोरेज? C फैमिली के पास तो है, M फैमिली के पास भी है, R फैमिली के पास भी स्टोरेज है, X के पास भी है। इसके साइज क्या क्या थे? C फैमिली का साइज था आपका 2 और 4 जो हमें चाहिए होते हैं नॉर्मली, 2 हमारे पास CPU और 4 हमारी रैम, सही है। और ये सब छोटे छोटे साइज है, M है, R है, और अलग अलग फैमिली, इनके पास सबके पास स्टोरेज है। देखें आप, इन सबके पास स्टोरेज है। इसकी ये क्या है, इसकी अपनी स्टोरेज है, ये तो उसकी ये अपनी पर्सनल होगी, बाकियों के पास इसकी अपनी भी नहीं है, और सिर्फ EBS की यूज कर सकते हैं, अपनी कोई स्टोरेज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सब हमें पता चल गया बूट वॉल्यूम सपोर्ट है, जाहिर सी बात है उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है तो बूट सपोर्टेड है। अब हम आते हैं प्रोविजन आईओएस पे। अभी हम जनरल पर्पस SSD की बात कर रहे थे, अब हम प्रोविजन आईओएस से आ रहे हैं। दोनों SSD हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो टाइप है, IO2 और IO1। और इन्होंने एक IO2 ब्लॉक एक्सप्रेस, ये कोई नई आई होगी, ये मैंने देखी नहीं, तो उसको भी हम देख लेंगे बात। IO2 ब्लॉक एक्सप्रेस, और IO2 में भी 2 आ गई, और एक IO1 है। इनकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है? IO2 की हाई है, IO1 की कम है, और IO2 की इसकी तो सेम ही है, इसका तो फेलियर रेट भी सेम है, सही है। और क्या क्या है इनके पास? इनके पास यूज केसेस क्या है? वर्कलोड डेट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, नहीं, सस्टेन्ड IOPS परफॉर्मेंस और मोर देन 16,000 IOPS, सही है। IO इंटेंसिव डेटा वर्कलोड, मतलब कोई भी ऐसा आपका टास्क है जिसमें इनपुट आउटपुट बहुत ज्यादा हो रहा है और डेटा का बहुत ज्यादा लोड है, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा फेमिलर होगा और बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और ये कोई अलग इन्होंने सर बनाई, इसको हम बाद में कभी रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे। और इन्होंने वॉल्यूम साइज कितना बताया? दोनों के अंदर सेम है, 4 GB से 64 TB तक जा सकता है। और नहीं, दोनों में सेम नहीं है। ये जो iOS ब्लॉक एक्सप्रेस इन्होंने नया बनाया है, इसके अंदर 64 TB तक जा सकता है, और बाकी में 16 TB तक जा सकता है। यहाँ भी, यहाँ 1 GB से 16 TB था, यहाँ 4 से 16 था। सिर्फ एक इन्होंने अभी नई सर्विस लॉन्च करी, ये 4 से 64 तक जा रही है। इसका IOPS कितना जा रहा है? मैक्स 64,000 जा रहा है, और इसका तो 2,56,000 जा रहा है, तो इसका और हाई है। इसके थ्रूपुट जो है 4,000 है, इसके थ्रूपुट 1,000 है। और ये देखें सपोर्टेड का मतलब क्या है? सपोर्टेड का मतलब क्या है? इसके साथ सर मल्टीपल बिल्कुल, मल्टीपल इस तरह का एक्सटेंस के अटैच हो साथ। सकता है। जी। इसी तरह हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव में भी ड्यूरेबिलिटी इन्होंने दी हुई है,
हार्ड ड्राइव स्टार्ट होती है 125 GB से और 16 TB तक जाती है। उसके अंदर भी कितने कम IOPS हैं और कितने कम इसके थ्रूपुट्स हैं। और ये तो बिल्कुल भी अटैच नहीं है, ना मल्टी सपोर्टेड अटैच और ना बूट सपोर्टेड। ये चीज़ आप याद रखें, हार्ड ड्राइव में बूट सपोर्टेड भी नहीं है, मतलब अगर आपने हार्ड ड्राइव अटैच कर दी तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी बूट नहीं करेगा, वो सिर्फ स्टोरेज के नहीं है। तो आपको SSD लेना जो है वो मस्ट है, उसके बगैर तो आपका इंस्टॉल ही नहीं होगा ना, जो EPS ओनली वाला है। बाइकों पे ले सकते हैं जो उसमें दूसरा भी डेटा है। फिर एक ये मैग्नेटिक आता है, मैग्नेटिक जो है वो और ज़्यादा कम का है, सस्ता है, बहुत ज़्यादा चीप है। वेयर डेटा इज इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस एंड 1 GB 7 TB और कितना कम इसका वो है, थ्रूपुट और सपोर्टेड है, बूट वॉल्यूम सपोर्टेड आ रहा है मैग्नेटिक। तो ये डिटेल्स आपको ग्राफ ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, इसका बैलेंस पूरी अमेज़न की साइट आपके पास फुल है, फुल एंड फाइनल हर चीज़ इसको यहाँ पे आपको मिल जाएगी। स्टोरेज वॉल्यूम यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें अमेज़न ने कौन सा प्रोवाइड करा है, कि बाय डिफॉल्ट कौन सा स्टोरेज पे जाता है, इसको क्रिएट करते हैं। ये आ गया एड स्टोरेज, क्योंकि इसकी अपने को स्टोरेज तो थी नहीं। फिर बाय डिफॉल्ट आपको किसके लेके जा रहा है, जनरल पर्पस SSD GP2 पे, जिसका IOPS क्या है 100 और 3000 है। और ये आपको कहाँ पे दे रहा है, ये आपको दे रहा है रूट पे। रूट पे आपकी डिवाइस का ये नाम होगा और ये एक स्नैपशॉट बन रहा है आपका, IOPS आ रहे हैं, थ्रूपुट इसके नहीं है। सही, डिलीट ऑन टर्मिनेशन का मतलब क्या है, जब आप अपना EC2 डिलीट करेंगे साथ साथ ये स्टोरेज सर्वर भी डिलीट हो जाएगा। सही है। एक इंक्रिप्शन का आपसे पूछता है कि अगर जो आपका डेटा रखा हुआ है इस स्टोरेज में, क्या ये इंक्रिप्ट रखना है या इंक्रिप्ट नहीं रखना। तो होपफुली आप लोग समझते हैं कि इंक्रिप्ट और नॉट इंक्रिप्ट का मतलब क्या है। जी क्या मतलब है सर, जो इनक्रिप्टेड फाइल यानी कि उसके ऊपर एक लेयर, प्रोटेक्शन लेयर, या के वो डेटा को यानी कि इस कोई ऐसे साइंस और इस तरह करेक्टर में चेंज कर सके किसी को वो रीड राइट ना कर सके। ठीक बताया आपने। इंक्रिप्शन क्या होती है कि आपके पास एक जनरल एक की आ जाती है, वो की से आप क्या करते हैं अपना सारा डेटा इंक्रिप्ट करके रख देते हैं। तो जब भी आपको यूज करना होता है तो उस पर की ऑटो अटैच होती है, वो आपको डिक्रिप्ट करके डेटा रीड करवाती है। और जब भी आप उसमें कोई डेटा राइट करते हैं वो क्या करती है, की को पढ़कर अपने डेटे को किसी फॉर्म में किसी भी अपने जो भी उस पर एल्गोरिथम लगा हुआ है उसके मुताबिक उसको एनक्रिप्ट करके रख देती है। इन केस आपका डेटा हैक हो गया या किसी भी हैकर या किसी भी ऐसे पर्सन के लिए आ गया, इंस्टॉल हो गया, तो वो डेटा उसके नहीं किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि वो डेटा सारा एनक्रिप्ट होगा और वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास की नहीं होगी। की तो आपके पास है। जी तो क्या हो जाएगा, आपका डेटा अगर कहीं भी फ्यूचर में लॉस हो भी गया, स्टॉल हो भी गया, तो आपको लॉस नहीं होगा क्योंकि आपको पता है मेरा डेटा एनक्रिप्टेड है। तो ये एनक्रिप्ट बाय डिफॉल्ट नॉट एनक्रिप्टेड है, लेकिन आप एनक्रिप्ट भी रख सकते हैं अगर आपका कोई भी ऐसा डेटा है जो आपको लगता है कि भाई ये तो मेरा बहुत सिक्योर डेटा है और ये तो अगर लॉस हो जाएगा कंपनी का, तो उसको एनक्रिप्ट रखना है। डिलीट ऑन टर्मिनेशन प्रोटेक्शन आप हटा सकते हैं। ये क्या होगा कि आपने अगर एक बार एक EC2 बनाया, वो EC2 आपने बना तो लिया, वो चला भी दिया आपने, सब चीजें चल रही है, उसका डेटा वगैरह सब कहाँ जा रहा है, EBS में जा रहा है। इन केस फ्यूचर में आप EC2 डिलीट कर देते हैं तो ये अगर आपने प्रोटेक्शन का चेक हटाया हुआ तो वो ये डिलीट नहीं होगा, इसका डेटा हर चीज इसके अंदर रहेगी। फिर कभी भी फ्यूचर में आप नया EC2 लेकर आएंगे और आप ये वाला वॉल्यूम उसका अटैच करेंगे तो आपको वही वाला डेटा, वही ऑपरेटिंग सिस्टम, वही सारी चीजें वापस आ जाएंगी। सही, क्योंकि आपके पास स्टोरेज रखी हुई है, सिर्फ आपका मशीन बंद होगी, तो स्टोरेज तो आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो लेकिन बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है क्योंकि नीड नहीं होती शुरू में। तो ये तो आपको हॉस्पिटल समझ आ गया हो। अब हम देखते हैं डायरेक्ट बाय सर्विस वॉल्यूम। ये तो वो है जो हम EC2 क्रिएट करते हुए रूट वाला वॉल्यूम बना रहे हैं। तो ये हम खुद देखते हैं हम खुद वॉल्यूम कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
हम यहाँ पे टाइप चूज कर सकते हैं, कौन सी टाइप, जैसे मेरी GP2। GP2 में मुझे साइज क्या मिल रहा है, 100 GB का साइज मिल रहा है। और IOPS क्या मिल रहे हैं मुझे, IOPS मुझे मिल रहे हैं 300 मिल रहे हैं, बेस्ट लाइन ऑफ 3 IOPS पर GB। ठीक है ना, 3 IOPS हैं हर GB पे, 100 IOPS हैं, और जो विद मिनिमम वो 100 IOPS है ये। और बस जो है, बस टेबल जो है वो है 3000। तो बस टेबल का मतलब क्या है ये भी मैं समझाता हूँ। अभी आपके 100 GB है, 100 GB पे कितना आ रहा है आपका, 300 और ये आ रहा है। मैं इसको बढ़ाता हूँ, मैंने कर दिया 200। तो इसने क्या करा, इसने ये करा कि 3 IOPS हैं हर GB पे। तो 200 GB पे कितना IOPS हो गया, 600 हो गए। मैंने इसको कर दिया 1000 पे इसने कितना कर दिया, 3000 कर दिया। एक चीज नोट करें, मैं इसको करता हूँ 1999, 999, 999 मल्टीप्लाई 3, 2997। ये हमें 2 IOPS प्रोवाइड कर रहा है, और इसको कम कर देते हैं, 10 GB कर देते हैं। इसने मुझे क्या कहा है, इसने कहा है कि हर एक GB पे मैं आपको 3 IOPS दूंगा, लेकिन जो मिनिमम आपकी GB होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 5 GB भी है तो ये मुझे 100 ही देगा। सही है, मिनिमम जो IOPS है आपकी 300 होंगे, मतलब 100 से कम तो हो नहीं सकता। अगर मैं 1 GB यूज करूँ जब भी 100 है, 2 GB यूज करूँ जब भी 100 है। हाँ, अगर मैं 40 करता हूँ ना, तो ये मल्टीप्लाई 3 करके 120 कर दे। सही है। ये राइट वाले क्या है, राइट वाले बर्स्ट हैं। बर्स्ट टेबल क्या होता है, इन केस आपके पास लोड ज्यादा आया और आपकी जो स्टोरेज है उसको डिमांड हुई कि उसको IOPS ज्यादा चाहिए, डिमांड है, तो बर्स्ट होकर वो 3000 तक जा सकते हैं। इट कैन बी पॉसिबल। अगर आपकी 100 GB है तो आपका IOPS यहाँ 300, लेकिन बर्स्ट होकर वो 3000 तक, उसके बाद अवेलेबिलिटी है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपके पास 500 है तो आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई 3, 1500 IOPS है, लेकिन बर्स्ट आपके पास कितना वॉल्यूम मौजूद है, 3000। अगर आपके पास 999 है, जब भी आपके पास ये IOPS है और बस वॉल्यूम आपके पास मौजूद है, लेकिन आप जैसे पूरे 1000 करते हैं तो बस वॉल्यूम खत्म हो जाता है, सिर्फ आपकी बेस लाइन बचती है 3000 IOPS। आप इसको 2000 कर देते हैं तो ये 2000 मल्टीप्लाई 3 हो जाता है, 6000 हो जाता है। अगर आप इसको, कितना जा रहा है मैक्सिमम, 16384 पे जा रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ 10,000। 10,000 मैंने करा, आप देखें ये रुक गया, ये 16,000 से ऊपर नहीं जा रहा। सही है, ये 16,000 से ऊपर नहीं जा रहा। अगर मैं इसको 8,000 करता हूँ जब भी 16 से ऊपर नहीं जा रहा। अगर मैं 6,000 करता हूँ तो जब भी 16 से ऊपर नहीं जा रहा। अगर मैं यहाँ पे 5,000 करता हूँ तो ये 15,000 हो गया। लेकिन इसका जो 16,000 है वो सबसे लास्ट है। अब मैं कितना भी GB कर दूँ ना, 16,000 रहे। अगर मैं यहाँ 16,000 ही कर दूँ ना, तो देखें 16,000 GB पे भी 16,000 IOPS इसका रहेगा। और अगर मैं मैक्सिमम पूरा उठा के यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूँ 16,384, तो देखें जब भी, अब क्या हो गया मेरे साथ, एक प्रॉब्लम आ गई कि GB साइज ज्यादा है और IOPS का साइज कम है। नजर आ रहा है सबको? जी सर। तो ये आप इतने हाई वॉल्यूम पे आप लोग कभी नहीं जाना कि आपका IOPS इतना कम रह जाए और आपका डेटा स्टॉक हो। इसे मैं समझाने के लिए 100 GB ले लेते हैं फिलहाल, 300 IOPS। अगर बस हमारे पास 3000 मौजूद है, अगर इनके 300 रिच इसकी बढ़ी तो 3000 तक अवेलेबल है। थ्रूपुट के लिए आप एप्लीकेबल नहीं है फिलहाल इसके अंदर। जनरल पर्पस GP2 में थ्रूपुट के लिए आप एप्लीकेबल नहीं है, थ्रूपुट आप अप्लाई नहीं कर सकते। थ्रूपुट वॉल्यूम कैन सपोर्ट, और आगे आप पढ़ लो। सही है, ये आपका क्रिएट कर रहा है किसी ना किसी जोन लेवल पर। मैंने क्या बताया था, EBS हमारे पास कौन सी सर्विस है, रीजन बेस्ड सर्विस है। लेकिन जब आप यहाँ पे कोई वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपसे क्या पूछ रहा है कि आप किस जोन में क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप अपना वो हमेशा जोन चूज करेंगे जो आपका, जहाँ पर EC2 खुद रखा हुआ है। ऐसा क्यों, जहाँ EC2 जिस जोन में रखा हुआ वो वाला वॉल्यूम क्यों चूज करना चाहेंगे? सर फिर वो मेरे ख्याल में एक जोन में अगर इंस्टेंस पड़ा है आपका और दूसरे में आप वॉल्यूम, वो नहीं हो सकता क्या? सर। दोनों एक जगह पे होने चाहिए, एक ही जोन में।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब आप EC2 बनाएंगे ना तो जिस जोन में वो बन रहा है उसी जोन में वो अपना स्टोरेज फाइंड करेगा। दूसरे जोन में आप बनाएंगे ना तो उसको मिलेगा नहीं। जी इन केस आप बोलते हैं मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए तो मतलब क्या है, एक जोन से दूसरे जोन, मतलब आपका जो डेटा आ रहा है दूसरे जोन से आ रहा है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो दूसरे जोन में, मशीन दूसरे जोन में, कितना स्लो रेट हो जाएगा उसका, है ना। तो इससे बेहतर है उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया है कि आप एक जोन में बनाओ और दूसरे जोन में यूज करें। स्नैपशॉट आईडी की एक ऑप्शन होता है कि आप कहीं से स्नैपशॉट इंस्टॉल कर लें, तो ये अलग हो जाता है। इंक्रिप्शन आता है कि आप इंक्रिप्शन कौन सी यूज करना चाह रहे हैं। इनेबल करेंगे आपसे की पूछेगा, जैसे मैंने बताया की के थ्रू इंक्रिप्शन होती है हमेशा, की आपके पास होनी चाहिए। तो की जो है ना, इसके अंदर एक सर्विस है, उसका नाम है अमेजोन की KMS। तो उसके थ्रू हमें की बनाते हैं और वो हम यहाँ दे देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, ये इंक्रिप्ट करना शुरू कर देता है डेटा। और अगर वो की आपके पास से चली गई तो आपका डेटा भी लॉस हो सकता है। तो ये बाकी चीज़ें तो अपनी जगह हैं। अब हम दूसरी चूज करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट क्रिएट पा रहा है, डायरेक्ट क्रिएट वॉल्यूम पे आ रहा है। हम चूज करते हैं GB3। GB2 तो सबको याद है। GB3 में हमें कितना दे रहा है, मिनिमम 1 GB है, मैक्सिमम इतना है। तो और जो हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे 1 GB लिखता हूँ तो ये हमारे पास आई ऑफ 3000 है। 10 GB लिखता हूँ जब भी आई ऑफ 3000 है। 100 GB लिखता हूँ जब भी आई ऑफ 3000 है। और 1000 GB लिखता हूँ जब भी आई ऑफ 3000 ही है। और जब मैं 3000 GB लिखता हूँ जब भी सेम है। 5000 GB लिखता हूँ जब भी सेम है। सही है, ये इसलिए सेम है क्योंकि मेरे पास मैनुअल ऑप्शन है, इसमें कोई बर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं है। बर्स्ट वाला ऑप्शन में क्या आता है कि वो कह रहा था कि आप इतने मिनिमम इतने रखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो वो बर्स्ट होकर इतने भी जा सकता है, जैसे यहाँ था। इसने कहा था, इसने आपको iOS खुद चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया। इसने कहा आप खुद अपना नंबर चूज करो, मैंने बोला 100। इसने कहा मैं आपको इतने iOS दूंगा, बस इतने। मैंने कहा 1000। इसने खुद ही चूज करा कि आपको इतने iOS मिलेंगे और बर्स्ट बस नहीं है। यहाँ पे क्या मौजूद है ऑप्शन, यहाँ पे आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने कहा भाई मुझे 1000 GB यूज करनी है और iOS कितने, मैक्सिमम 1600 में जो यूज करने हैं, 16000। सही है। हाँ, अगर आप इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो आपको मना कर दिया, फिर तो अवेलेबल है ही नहीं। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे 1000 लिखते हैं तो ये क्या करेगा, आपको बोलेगा मस्ट बी 3000, मतलब मल्टीप्लाई 3 तो होना लाजमी है, इसके बगैर तो मसला चलेगा ही नहीं। तो कम से कम 3000 तो रखने। सही है। इसने आपसे थ्रूपुट भी पूछे कि आपका जो नंबर ऑफ बिट होगा, बाइट्स होंगे या MBs में आप रख लें, पर सेकंड कितना होना चाहिए। आपने बोला भाई 125 MB पर सेकंड डेटा मेरा होना चाहिए। मैक्सिमम उन्होंने कितना दिया हुआ है, 1000 MB पर सेकंड तक दिया हुआ है। मिनिमम 125 MB पर सेकंड तक दिया हुआ है। ये भी आप खुद चूज कर सकते हैं। फिर आप आ जाते हैं, मिनिमम से कम तो नहीं जाएगा, बोला मिनिमम से कम नहीं होगा। तो आप आ जाते हैं अवेलेबिलिटी जोन। तो इसमें भी आपको एज चूज करना है, इंक्रिप्शन आईडी मास्टर की अगर देनी है तो, नहीं देनी तो कोई मसला नहीं है। आई ऑफ प्रोविजन पे आते हैं, जिसमें हमारे पास SSD वाला ऑप्शन होता है, प्रोविजन वाला, जो हमने कहा सबसे बेस्ट होता है। तो ये हमारे पास देखेंगे 64,000 iOS पे जा रहा है। मिनिमम 100 है, 1 GB से स्टार्ट हो रहा है और 16 TB तक जा रहा है। ये भी जून है, बाकी सारी चीजें सेम है। हम और आगे बढ़ते हैं, 2 में आते हैं। तो 2 में भी इसी तरह का सिनेरियो है। और ये आप, लेकिन 2 में आप देखें एप्लीकेबल नहीं है। आप दोनों में थ्रूपुट्स के लिए 1 में भी और 2 में भी आप थ्रूपुट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए आप इसकी डिटेल्स पढ़ लेना, क्या डिटेल्स हैं। लेकिन आपके IOPS की जो रेट है वो बहुत हाई है, तो जब IOPS की रेट हाई है तो वो आपका डेटा भी फास्ट रीड एंड राइट करेगा। Quad HD जो बहुत कम होता है, जो आपको यहाँ नजर आ रहा हो, और थ्रूपुट HD भी कम होता है। मैग्नेटिक स्टैंडर्ड और ज़्यादा दिख रहा होता है, XYZ। तो ये सब आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो आप लोगों का एक असाइनमेंट है सबके लिए कि आप लोगों को एक EC2 इंस्टेंस बनाना है। उस EC2 इंस्टेंस पे बाय डिफॉल्ट एक रूट वॉल्यूम बनेगा, जो ये नजर आ रहा है इसी तरह का बनेगा बाय डिफॉल्ट। उसके बगैर वो आपको EC2 बनाने नहीं देगा। कोई ना कोई स्टोरेज तो होगी ना जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम चले। तो जब आप वो EC2 बना लेंगे, सारा हो जाएगा। असाइनमेंट क्या है कि आपको एक मैनुअल, एक सबसे कम 10 GB ले लें। 10 GB बहुत कम होता है। 10 GB का एक स्टोरेज बनाना है, EBS बनाना है। तो ये 10 GB आ रहा है, तो आपको 10 GB का यहाँ पे एक स्टोरेज बनाना है। और वो 10 GB का स्टोरेज बनाने के बाद उसका एक नाम रखेंगे कोई ना कोई अपना।
वो स्टोरेज बनाने के बाद जो आपने EC2 बनाया है, EC2 में बाय डिफॉल्ट तो बाय डिफॉल्ट कितने स्टोरेज होंगे? कोई बताएगा? जब आप EC2 आपने बना लिया एक बार, उसमें सारी चीजें ऑपरेटिंग 8 सिस्टम GB को मिलता है, 8 GB फिलहाल मिलता है। हाँ, स्टेंस क्या स्टोरेज कितने होंगे? एक ही होगा ना, ये वाला रूट पे लगा हुआ है ना? यस सर। आपकी मर्जी, आप इसको 8 GB कर लें, 100 GB कर लें, XYZ 8 GB कर लें, लेकिन प्राइस देख लेना। तो आपको कितने मिल रहे हैं स्टोरेज? स्टोरेज इंस्टेंस एक ही मिल रहा है ना, सही है। अगर आपने यहाँ पे एक क्रिएट कर दिया तो आपको क्या करना है, उस EC2 के साथ सेकंड वाला भी अटैच करना है। समझ गए? सवाल समझ में आ गया सबको? सर इसमें एक सवाल है कि जब हम ये स्टोरेज क्रिएट कर लेते हैं तो इसके उसी टाइम पे चार्जेस भी कट जाते हैं, या जब इसको हम किसी मशीन के साथ लगाएंगे तो तब? अच्छा, तो जब आप स्टोरेज क्रिएट करते हैं ना तो चार्ज करना शुरू कर देता है, तो आपको डिलीट भी करनी है फौरन। और दूसरी बात यह है, क्योंकि ये स्टोरेज जगह ले रही है, वो एक अलग रिसोर्स। और आप अपना फ्री वाला वॉल्यूम यूज करना, पैसे खर्च नहीं करना इसके ऊपर। जो आपका फ्री वॉल्यूम है उसी के मुताबिक आपको स्टोरेज क्रिएट करनी है, उसी के मुताबिक चलना है, पैसे खर्च नहीं करना। आपको एक EC2 बनाना है, EC2 पे बाय डिफॉल्ट एक रूट वॉल्यूम अटैच होगा, सही है, और वो आपने बना लिया। फिर आपको एक अपना वॉल्यूम खुद से क्रिएट करना है 10 GB का, सही है। जो सेकेंडरी वॉल्यूम होगा, वो सेकेंडरी वॉल्यूम आपको अपने EC2 के साथ कनेक्ट करना है। जैसे ये रूट हो गया, रूट के साथ फिर दूसरा आ जाएगा, जवाब बना लेंगे, सही है। तो ये आपका छोटा सा असाइनमेंट है। और सेकंड वॉल्यूम आपने क्रिएट करा है, तो सेकंड वॉल्यूम आपने क्रिएट करा है, तो उसके लिए आपके पास कुछ कमांड्स होंगी, और ये मैं आप लोगों से करवाना चाहूँगा कि आप लोग इसको पढ़ें। ये आ गया क्रिएट वॉल्यूम, अटैच इंस्टेंस, सारी चीज़ें मौजूद हैं। क्रिएट वॉल्यूम का ऑप्शन मौजूद है, किस तरह से क्रिएट होगा, XYZ, सही है। अटैच वॉल्यूम टू इंस्टेंस किस तरह से होगा, सही है। इन्होंने क्या कहा कि प्रीरिक्विजिट आपको ये चाहिए, Amazon EC2 ओपन करें, नेविगेट करें, चूज करें इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज वॉल्यूम, मतलब वहाँ पे ऑप्शन है, वहाँ पे सिलेक्ट करें अवेलेबल वॉल्यूम। तो अवेलेबल वॉल्यूम में आपका नया वाला वॉल्यूम आ रहा है, आपने उसको अटैच कर देना है। सिलेक्ट इंस्टेंस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शन ओनली, तो ये आपके पास एक लिस्ट आ रही होगी, आपको उसमें से देखना है। और सेम अवेलेबिलिटी जोन एंड द वॉल्यूम आर डिस्प्लेड, मतलब जिस जोन में आपका EC2 उसी जोन में आपका वॉल्यूम होना चाहिए, वरना वो नहीं मिलेगा। फॉर डिवाइस यू कैन सजेस्ट डिवाइस नेम टाइप, और डिवाइस नेम मतलब आप नाम भी कर सकते हो। आखिर में आपको अटैच करना है, उसके बाद आपका जो स्टेंस है वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, EC2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा आपके लिनक्स के सर्वर में, सही है। उसके बाद ये लिंक आ रहा है, किस तरह से अटैच होने के बाद आपको इसको लिंक करना है। मतलब एक बार तो ये आपने कंसोल से क्रिएट करा, सही है, EC2 के कंसोल में गए, वहां पर ऑप्शन था EBS वॉल्यूम, आपने बोला एक न्यू अटैच करना है, और अपना जो यहाँ से क्रिएट करा है वो यहाँ अटैच कर दिया। वो काम तो आप इजीली कर लेंगे, कोई मसला नहीं, पूरी डॉक्यूमेंटेशन बनी। उसके बाद आपको अपना लिनक्स का सर्वर लॉगिन करना है। वहां पर एक कमांड होती है LSBLK, मैं आपको दिखा देता हूँ किसी भी सर्वर में। यहाँ पर जैसे कि मैं कोई VPN कनेक्ट करता हूँ, एक मिनट।
LSBL की, सही है। LSBL के ने क्या दिखाया मुझे? LSBL के ने ये बताया कि लिस्ट ऑफ ब्लॉक स्टोरेज। ब्लॉक स्टोरेज क्या होती है? आपके पास जो भी आपके सिस्टम के साथ ब्लॉक डिवाइसेस कनेक्ट हैं, लाइक आपकी मीडिया ड्राइव, लाइक आपकी हार्ड ड्राइव, लाइक आपकी SSD, जो भी आपके साथ ब्लॉक डिवाइस कनेक्ट हैं वो सब ब्लॉक स्टोरेज होती हैं। तो इसके पास कितनी ब्लॉक स्टोरेज है? ये आपके पास आ गई, स्टोरेज का नाम आ गया। टोटल जो है आपके पास 180 GB कनेक्ट है। और उसकी टाइप क्या है? डिस्क। तो ये माउंट पॉइंट जो है उसके, इन्होंने उसकी एक डिस्क के ना मल्टीपल पार्ट्स हैं। क्या क्या है? एक 1 GB दिया हुआ है किसको? बूट वाले वॉल्यूम में। लिनक्स के अंदर जो होते हैं वो हायरार्किकल फाइल सिस्टम होता है, सही है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? CD/PWD और यहाँ पर आ गया LS, सही है। तो ये जो बूट वाला है स्लेश बूट, इसको उन्होंने कितना दिया हुआ है? 1 GB दिया हुआ है साइज 180 में से, सही है। उसके बाद स्वेप है, स्वेप को 32 GB मिला हुआ है, सही है। उसके बाद क्या है? रूट है, रूट को 20 GB मिला हुआ है, सही है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है होम। होम को कितना इन्होंने दिया हुआ है? 120 GB होम को दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना हुआ है। तो ये होती है आपकी ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है। जब आप इसके साथ एक और न्यू स्टोरेज कनेक्ट करेंगे तो वो भी यहाँ पर, जैसे SD1 आ रही है ना, इस तरह से एक SDA2 आ रही होगी। वो SDA2 में आ रहा होगा कि इतने GB स्टोरेज है और वो फिलहाल कहीं पे माउंट नहीं होगी, ठीक है। आपके पास इस तरह का स्टेटस आएगा। जो मल्टीपल डिस्क आप अटैच करते रहेंगे वहाँ पे LSBL के में शो होती रहेगी कि भाई इतनी ब्लॉक डिवाइस आपके साथ कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा? LSBL के करा, इन्होंने आपको दिखाया कि आपके पास इस तरह का एक नाम आ रहा होगा और इस तरह की एक डिवाइस आ रही होगी, इसका साइज आ रहा होगा 10 GB, 8 GB, 8 GB, 1 GB, ठीक है। आपको क्या करना है? इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि हमारे पास पहले की ड्राइव थी, ये थी पुरानी वाली। अभी याली लाली लाइन को इग्नोर मारे, इसमें अभी आपने फर्स्ट टाइम नया EC2 बनाया और आपने LSBL के करा, तो आपको ये नजर आ रहा है। आपकी 8 GB स्टोरेज है, डिस्क कितनी है? 8 GB। और डिस्क में से पार्टीशन क्या हुआ है? ये माइनस का मतलब होता है पार्टीशन हुआ हुआ। पार्टीशन हुआ हुआ, रूट को दिया हुआ पूरा 8 GB। हमारे सर्वर में क्या है? डिस्क कितनी है? 180 GB की डिस्क है। पार्टीशन कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5 हुए हैं। एक होम को दिया हुआ है, एक खाली छोड़ा हुआ है, एक रूट को दिया हुआ है, एक स्वैप को दिया हुआ है, एक बूट को दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक डिस्क है 8 GB की, उसमें एक ही पार्टीशन है जो रूट को दिया हुआ है, सही है। आपने एक नई डिस्क अटैच करी, वो कहाँ पे आ गई? वो ये आ गई। कितने GB की आ रही? 10 GB की। इसके अंदर कोई पार्टीशन नजर आ रहा है आपको? नहीं सर, कोई पार्टीशन नहीं है। खाली डिस्क अटैच है भाई। अब क्या करना है आपको? इस डिस्क को यूज करना है किसी ना किसी एंड पॉइंट में। जैसे रूट था हमारे पास, कौन कौन से? रूट था, बूट था, डेफ था, ITC था, होम था। नॉर्मली हम होम पे लगाते हैं, मीडिया, मिंट, OPT, पॉक। तो किसी ना किसी एंड पॉइंट को आपको बताना है कि भाई ये सारी स्टोरेज उठा के इसको दे दो, या 30 GB इसको दे दो, 10 GB इसको दे दो, 20 GB इसको दे दो, है ना। तो आप ये बता सकते हैं। बताएंगे कैसे? तो नीचे आते हैं, इसके लिए आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है कि sudo file -s dev xda1। ये आपको क्या करेगा? ये वाली कमांड ये आपको बताएगा कि आपकी फाइल की टाइप, कोई भी आपकी फाइल बनी हुई है dev xd1, सही है। और ये और क्या बता रहा है? चलो वापस से बैक होते हैं। तो ये आपके पास कमांड है, गेट इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक डिवाइस। और अगर आपको जस्ट लाइक यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर डिवाइस के नाम आ रहे होते हैं। जैसे कि ये नाम आ रहा है XDF है ना, XVDF। नॉर्मली क्या होता है? इस तरह से होता है। मैं ये कमांड यहाँ पे चला दिया।
sudo file -s और मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इसका नाम उठाया SDA का और यहाँ पे लिख दिया। तो नॉर्मली इसका नाम कुछ और बनता है, एक मिनट, इसका नाम बनेगा dev और /SDA। ये आ गया, समझ आया सबको? इसको दोबारा से LSBL के मैंने चेक करा, मेरे पास डिवाइसेस है, ये मुझे पता है मेरी डिवाइस है। मैंने यहाँ पे लिखा sudo और उसको कमांड को देते हैं फाइल -s। इस फाइल का ना ब्लॉक डिवाइस का ना एक पाथ होता है, वो होता है /dev/ ये वाला नाम SDA। ये क्यों होता है ये मैं आपको बता दूं। तो ये ना इसकी पूरी डिटेल बता देता है कि जो आपका dev SDA है ना, ये 86 पे है, बूट हुआ है, सेक्टर पार्टीशन 1, तो ये इसका एक्टिव है, स्टार्ट हेड, स्टार्ट सेक्टर, पूरी डिटेल बताया था। पार्ट 2 इसके पार्टीशन किस तरह से कनेक्टेड है, स्टार्ट हेड है, सेक्टर और XYZ, पूरा इसके टाइप, पार्टीशन 4, तो इसने पूरी इसकी डिटेल बता दी। और इन्होंने क्या करा हुआ इसके अलावा, डिटेल तो पूछ ली, LSBL के -f। इसने भी क्या बताया, इसने भी बता दिया कि आपका फाइल सिस्टम की टाइप क्या है। फाइल सिस्टम की ना कुछ टाइप्स होती हैं। आप लोगों को NTFS के बारे में पता है? यस सर, इसका मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और ये विंडोज माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाई है NTFS। इसकी थोड़ी डिटेल बताएंगे? सर इसकी डिटेल जो मुझे पता है उसमें ये होता है, जो भी फाइल सिस्टम होता है उसमें ये चंद चीज़ें होती हैं कि इसमें रीड राइट किस तरह होगा, और दूसरी बात ये कि मैक्सिमम एक फाइल का साइज जो है वो कितना होगा। तो इससे पहले FAT32 थी, उसमें 4 GB या इससे बड़ी फाइल जो है वो नहीं कॉपी हो सकती, बेशक पार्टीशन 16 GB की हो। लेकिन अगर एक फाइल का साइज 4 GB से ज़्यादा है तो वो उसमें नहीं कॉपी हो सकती। NTFS में इस तरह नहीं है, इसमें जो है मेरा ख्याल है पता नहीं 128 GB या कुछ इस तरह की कोई फाइल साइज है, उस हद तक हो सकता है एक फाइल का अगर साइज हो तो वो कॉपी हो सकती है। लेकिन इसमें ये बाकी है, उससे थोड़ा सा रीड राइट का भी थोड़ा सा इसका वो है। बाकी जो ब्लॉक साइज बनते हैं कि अगर आप एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं मिसाल के तौर पे, और उसमें अगर कुछ भी नहीं लिखा तो वो 0 KB होगी। लेकिन अगर उसमें आपने सिर्फ ए भी लिख दिया, ए जो है वो 1 बाइट कैप्चर वैसे स्पेस लेता है, लेकिन ये टेक्स्ट फाइल जो है 1 किलोबाइट की बन जाएगी। इसमें इसी तरह जब आप एक 1024 कैरेक्टर्स लिखेंगे तो फिर जब 1025 हो जाएंगे तो फिर ये 2 KB की हो जाएगी फाइल। तो हालांकि उसमें सिर्फ 1025 ही वो होंगे। तो ये एक होता है कि इसका ये ब्लॉक कितना बनेगा कि अगर एक भी कैरेक्टर उसमें आ गया तो एक कम से कम कितनी स्पेस लेगा। तो ये 1 किलोबाइट की स्पेस लेता है उसमें। उसमें दूसरी बात ये कि जब आप इसमें डाटा कॉपी करते हैं कोई भी, तो इसको रैंडमली जो भी जगह खाली मिल जाती है, जिस तरह मैंने बताया कि 1 किलोबाइट के हिसाब से, तो जितनी भी इसको वो रैंडम जगह खाली मिलेगी ये उसी में डाटा जल्दी कॉपी कर लेगा। हाँ, फिर जब उसको रिट्रीव करेगा तो फिर वो इसने लिंक्स बनाए होंगे कि इसका आधा हिस्सा इधर है, आधा इधर है, आधा इधर है, फिर उधर से वो उसको कॉपी करेगा। तो इसलिए इसमें आपने सिस्टम्स में XP वगैरह में शायद देखा भी होगा, डिस्क डिफ्रेगमेंटर होता था। ये विंडोज 10 में तो शायद कुछ जरा नए तरीके से होगा, लेकिन उसमें होता था डिस्क डिफ्रेगमेंटर। उसको जब हम इस्तेमाल करते थे तो वो जो सी फाइलें होती थी उनके यानी कि मुतलका टुकड़ों को एक जगह पे जमा कर लेता था, उस डिफ्रेगमेंटर से ये होता था। तो उससे जो है जरा PC की स्पीड थोड़ी सी फास्ट इसलिए हो जाती थी कि वो रिट्रीव करना उसके लिए बड़ा आसान हो जाता। तो मुझे तो फिलहाल तक इतना ही इसके बारे में पता है। बाकी लिनक्स वालों के हैं, उनका ext2 था पहले, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, अभी XFS भी है, ZFS भी है, और भी काफी सारे हैं उनके। वो जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं उस टाइम पे वो नजर आ रहे होते हैं, तो उनके ये वाले हैं। और उनके भी इसी तरह इसी चीज पे डिपेंड होता है कि मैक्सिमम एक फाइल का साइज जो है अगर वो कितना है वो इसके अंदर कॉपी हो सकता है। ये नहीं कि 4 GB 10 GB, 4 GB 10 GB नहीं, ये ZFS वालों का तो पता नहीं कितने टेराबाइट्स का मेरा ख्याल है कि वो है कि वो फाइल साइज अगर होगा तो एक फाइल साइज तो वो भी इसके अंदर कॉपी हो सकता है। और यही चीज़ें इसमें होती हैं कि इसमें डाटा कॉपी किस तरह होगा, बाकी इसमें रिट्रीव किस तरह होगा,
इसमें मैक्सिमम एक फाइल का जो साइज है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, और दूसरी बात है कि अगर इसमें कोई एक भी करेक्टर सेव करेगा तो वो कितना मेमोरी जो है वो उसके लिए रिजर्व करेगा। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं, फाइल सिस्टम जो है वो ये चीजें डिफाइन करता है। थैंक यू आमिर अजीज, आप शायद म्यूट होगा अचानक। तो आमिर अजीज बहुत जबरदस्त, या मेरे पास कनेक्शन लॉस हुआ है? मेरी आवाज आ रही है सबको? ये सर आ रही है। हाँ थैंक यू आमिर अजीज, और बहुत जबरदस्त आपने डिटेल्स बता दी। तो इतनी ज्यादा डिटेल्स बता दी तो आप फाइल सिस्टम ऑफली सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं वापस से रिमूव करता हूँ उसको, वापस से बैक होते हैं हम पहली वाली कमांड से, ताकि बिल्कुल शुरू से मैं बताऊँ बात क्या चल रही थी। बात ये चल रही थी कि हमने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करा, बाय डिफॉल्ट उस पर एक रूट वॉल्यूम हमें मिला, क्योंकि इसके बगैर ऑप्शन भी नहीं है, एक ना एक तो लाजमी चाहिए। उसमें 8 GB है, और वो कहाँ कनेक्ट है? रूट पे। सही है, रूट पे कनेक्ट है और वो चल रहा है, सारी चीजें ऑन है। आपने क्या करा, आपने एक नया क्रिएट करा वॉल्यूम अटैच, अलग अलग अपना क्रिएट करा स्टैंड अलोन। वो क्रिएट करके आप चाहते हैं उसको EC2 के साथ अटैच करना, तो बहुत सिंपल है। EC2 जब क्रिएट हो जाता है उसके ऊपर ऑप्शन होता है कि आप मल्टीपल स्टोरेज ऐड कर दें, और आप ऐड पे जब क्लिक करेंगे तो जो आपने यहाँ क्रिएट करा वो वहाँ पे आ रहा होगा। लेकिन एक शर्त है कि दोनों सेम जोन में मौजूद हों, तो वो मिल जाएगा, अटैच भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अब ये जो सारी डिवाइसेस होती हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट होती है, नॉर्मली मैं विंडोज चला रहा हूँ, विंडोज में क्या होता है कि जो भी आप डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, डिवाइस एंड ड्राइव्स, है ना? ऐसा ही होता है ना? ये क्या है, मेरी हार्ड ड्राइव है, मैं कोई USB लगाऊंगा यहाँ पे आ जाएगी, कोई और मैं डिस्क लगाऊंगा यहाँ आ जाएगी, कोई और डिस्क लगाऊंगा यहाँ आ जाएगी। इन सारी डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक डिवाइसेस। ब्लॉक डिवाइस होती हैं क्या हमारे पास? ब्लॉक डिवाइस USB आप लगाते हैं यहाँ पे आ जाती है। सारी ब्लॉक डिवाइस कहाँ शो हो रही है आपकी? इस डिवाइसेस के मैप में शो हो रही है। अब सिनेरियो क्या होता है, किसी ने अगर कभी कोई पार्टीशन बनाया हो या इंस्टॉलेशन करी हो, तो आपको यहाँ पे एक चीज नजर आती है, पार्टीशन। यहाँ पे आपको क्या चीज नजर आती है? अगर यहाँ पे आके कोई ओपन, मेरा वो तो नहीं रहा डेटा, चलो इसको नहीं करते। कोई भी आप हार्ड ड्राइव का एक पार्टीशन बनाते हैं। पार्टीशन का मतलब क्या होता है? आपकी 1 TB हार्ड ड्राइव है, आपने एक छोटा सा फाइल सिस्टम निकाला, 100 GB 200 GB या 150 GB, तो उसको आपने एक अलग कर दिया। ड्यूरिंग पार्टीशन वो आपसे बोलता है फाइल सिस्टम की आपकी टाइप क्या होगी। फाइल सिस्टम की टाइप का मतलब क्या होता है कि ई पार्टीशन मैंने बनाया, इस ई पार्टीशन को बनाते हुए मैंने उसको चूज करी इसकी फाइल सिस्टम की टाइप। फाइल सिस्टम की टाइप क्या होती है? फाइल सिस्टम की टाइप ये होती है जो भी डेटा इसके अंदर आएगा, सही है, उस वो किस तरह से उसकी टाइप्स होंगी, वो कितना GB में रीड हो रहा होगा, राइट हो रहा होगा, मूव हो रहा होगा और सेव हो रहा होगा, और सेव होने की कंडीशन क्या होगी। तो ये जो अभी जिस तरह से आमिर ने बड़ा बड़ा डिटेल में बताया हमें, सही है, आमिर ने जिस तरह बहुत डिटेल में हमें बता दिया, मैं आपको बहुत ज्यादा लेमन इसमें बता रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आपके पास आ रही होंगी कि इस फाइल सिस्टम का टाइप क्या है। जिस तरह से विंडोज में फाइल सिस्टम का टाइप है ना, NTFS होता है, FAT32 होता है, और भी होंगे। तो ये NTFS अभी फिलहाल स्टैंडर्ड यूज हो रहा है, नॉर्मल जो हमारे ऑफिस वगैरह कंप्यूटर होते हैं, घर के कंप्यूटर होते हैं, ये फाइल सिस्टम आपका यूज हो रहा है। इसकी क्या है, इसकी एक मैक्सिमम और मिनिमम साइज है जो इसके अंदर आगे सेव हो सकता है, और इससे रीड और राइट हो सकता है, सही है। इसका एक मैक्सिमम और मिनिमम साइज है NTFS का। लिनक्स के अंदर भी कुछ फाइल सिस्टम है, जब लिनक्स में कोई फाइल सिस्टम क्रिएट होता है, अब आपको पता है लिनक्स में इस तरह के पार्टीशन तो नहीं बनते, है ना? लेकिन जब आप यहाँ पे कमांड लिखते हैं LSDLK, तो ये आपको बता देता है कि आपके पार्टीशन बनते हैं और किस तरह से बनते हैं। ये आपकी स्टोरेज डिवाइड है टोटल, और ये डिवाइड हुई इतने पार्ट्स में, सही है। हर पार्ट एक, लिनक्स में क्या होता है, हिरारिकल फाइल सिस्टम होता है। हिरारिकल क्या होता है कि /root /home /media /proc /root, सही है। ये सारे हिरारिकल फाइल सिस्टम होते हैं, मतलब इस तरह से नहीं होता आपने C और D और E अलग कर लिए, लिनक्स में आपके हिरारिकल फाइल सिस्टम होते हैं। अगर मुझे होम को कोई पाथ देना है तो होम को मैं किस तरह से दूंगा, इस तरह से दूंगा कि मैंने 120 GB किसको दे दिया, होम को दे दिया /home, सही है। तो ये मैंने पार्टीशन बना दिया, पार्टीशन को डेटा दे दिया। लेकिन इस फाइल सिस्टम की टाइप क्या होगी, जिस तरह अभी हमने बात करी, फाइल सिस्टम की एक टाइप होती है जब हम उसको क्रिएट करते हैं। LSBL के -F में क्या आ जाएगा, ये मुझे फाइल सिस्टम की टाइप बता देगा। इसने बताया कि आपकी स्टोरेज में 5 पार्टीशन है, चौथा वाला तो खाली है, वो तो किसी काउंटिंग में ही नहीं है।
तो ये तो बाकी 3 है, इसमें पहला वाला कौन सी टाइप है? XFS है, दूसरे वाले की स्वैप है, तीसरे वाले की XFS होगा, इसकी भी XFS है। और होम को भी XFS मिला हुआ है, बूट को भी XFS मिला हुआ है, और रूट को भी XFS मिला हुआ है। तो ये आपकी फाइल सिस्टम की कोई ना कोई टाइप है जो आपको नजर आ रही है। यहाँ पर हमारे पास ये देखिए सिनेरियो क्या है, हम लिखते हैं यहाँ पर df - h, df - h हमें कमांड क्या बताती है? हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी फाइल्स हैं और वो किस फाइल सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं। ये हमें हमारी फाइल का साइज बता देती है, यूज बता देती है, अवेलेबल बता देती है, यूज बता देती है। मतलब कि एग्जाम्पल क्या है, मेरे पास टोटल ये वाले वॉल्यूम ई है, डी है, सी है, और एक यहाँ पे और भी कुछ वॉल्यूम लगे हैं, सही है। कितना यूज है इसका? मुझे नजर आ रहा है भाई 903 GB फ्री है और 931 GB जो है इसका टोटल है, 125 GB फ्री है, इतना टोटल है, नजर आ रहा है ना। इसी तरह जब आप df - h लिखते हैं तो इसकी अगर आपको डिटेल देखनी है, मैं आपको डिटेल भी दिखा रहा हूँ। मेन df रिपोर्ट फाइल सिस्टम डिस्क स्पेस यूजेज, मतलब आपके फाइल सिस्टम को आपकी रिपोर्ट बताता है इसको डिस्क स्पेस कितना और उसका यूजेज कितना है, सही है। df - h का मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल, रीड करना है, मतलब जो इसका रीड हो रहा है ह्यूमन रीडेबल करना है। तो ये आपके सारे फाइल सिस्टम है, dev tmp, tmps, 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 और एक क्या है dev sd3। dev sd3 है आपके पास। dev sd3 कौन सा है? ये वाला है क्या? dev sd3 ये वाला है? dev sd3 सर कौन सा है? यही है, रूट रूट पे लगा हुआ है ना, वो इधर भी नीचे देखे भी ना, यही ये नजर आ माउंट रहा का है। हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल माउंट का हुआ है, रूट पर हुआ है। तो ये वाला कहाँ माउंट हुआ है? रूट पर हुआ है, तो बिल्कुल ये वाला SD3 है। और dev sd5 कौन सा है हमारे पास? ये रहा, होम पे लगा हुआ है, ये होम पे लगा हुआ है। बूट पे लगा हुआ है SD1 बूट पे है, बिल्कुल सही है। बाकी जो है टेम्परेरी फाइल सिस्टम में सबके साइज आ रहे हैं। तो टोटल सबका 7.9, 7.9, 7.9, इसका 20 GB, 120 GB, 104। तो आप df - h की कमांड से देख सकते हैं कि आपका कौन सा फाइल सिस्टम किस पॉइंट पे माउंट है। सही, माउंट क्या होता है? आप नॉर्मली माउंट का मैं मतलब बता रहा हूँ। माउंट आपके पास क्या होता है कि आपने एक ब्लॉक डिवाइस अपने सिस्टम से कनेक्ट करा, इन केस यूएसबी, आपकी यूएसबी है 20 GB की, 32 GB की आपकी यूएसबी है। आपने अपने सिस्टम से उसको क्या करी? कनेक्ट करा। आपके पास आपके माई कंप्यूटर में, डिस्क पीसी में, यहाँ पर एक यूएसबी का पॉइंट बना आया था, यहाँ पर ऐसा ही होता है। जी सर, आ जाती है इधर ही। हाँ ना, आप उस पर डबल क्लिक करते हैं, उसमें सारी आपकी फाइल्स होती हैं जी सर। सारे। और किसी ने नोट करा है कि आपके पास जो राइट क्लिक करते हैं उसके ऊपर इजेक्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, इजेक्ट कर दो। जी, वो इजेक्ट क्यों करते हैं हम? अनमाउंट करने के लिए। अनमाउंट करने के लिए। और कोई लेमन सेंटेंस बताना चाहेगा इजेक्ट क्यों करते हैं? ताकि वो सिस्टम जो है उसको यानी कि पावर देना फ्रीज छोड़ दे, कर दे। उसमें से रीराइट करना छोड़ दे, और ताकि जो है यूजर उसको, जो जिसने भी यूएसबी डाली हो उसको आसानी से निकाल सके, ताकि यूएसबी खराब ना हो। हाँ बिल्कुल, रिलीज कर दे। तो होता क्या है, जब आप अपने सिस्टम में कोई भी ब्लॉक डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो ब्लॉक डिवाइस आपके सिस्टम के किसी भी फाइल सिस्टम के साथ अपने आप को माउंट करता है। माउंट करने का मतलब क्या होता है? उसके साथ अपने आप को अटैच करता है। जो आपकी यूएसबी में डेटा है वो कहाँ नजर आ रहा होता है? उस फाइल सिस्टम में नजर आ रहा होता है, जो यहाँ पर है ना। अब ये तो आपकी यूएसबी नहीं है ना, ये फाइल सिस्टम तो आपकी यूएसबी नहीं है। अगर ये डी पार्टीशन में डिलीट कर दूं तो आपकी हार्ड ड्राइव डिलीट हो जाएगी? नहीं ना, हार्ड ड्राइव तो रहेगी, पार्टीशन जाएगा उसका। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप यूएसबी कनेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, वो अपना एक माउंट पॉइंट बनाता है, माउंट पॉइंट को यहाँ पे शो करवाता है। माउंट पॉइंट को शो कराने के बाद जो आप एक्सेस कर रहे होते हैं यहाँ पर डेटा, वो कहाँ से आ रहा था? यूएसबी से उठ के आ रहा होता है। और जब आप उस डेटा को एक्सेस करना बंद कर देते हैं, आपको यूएसबी निकालनी होती है, तो आप उसको इजेक्ट कर देते हैं, मतलब अनमाउंट कर देते हैं। जो आपकी डिवाइस जो आपने लगाई हुई है उसकी कनेक्टिविटी आपके सिस्टम के फाइल सिस्टम के साथ खत्म हो जाती है, सही है। तो वो किसी फाइल के साथ कनेक्ट नहीं होता। फायदा क्या होता है? अगर फाइल में कोई प्रोसेस चल रहा है,
सही है, तो वो बंद हो जाता है क्योंकि माउंटिंग ही खत्म, तो आप इजीली यूएसबी को डिटैच कर लेते हैं। तो वही माउंटिंग यहाँ भी होती है। आपने यहाँ पर क्या करा, LSBLK में आपने ब्लॉक डिवाइस अटैच करी, वो नजर आ रही है। अब सवाल ये माउंट कहाँ हुई भी है, ब्लॉक डिवाइस तो नजर आ रही है, सही है, ओके। तो ये माउंट पॉइंट क्या आ रहा है, बूट, माउंट पॉइंट क्या आ रहा है, रूट, माउंट पॉइंट क्या आ रहा है, होम। तो ये सारे माउंट पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। अगर आपको टोटल लिस्ट ऑफ माउंट पॉइंट देखनी है तो आप df-h लिखें, ये आपको बता देगा ये आपकी फाइल्स हैं, टोटल साइज इतना है, यूज इतना है, अवेलेबल इतना है, और ये यहाँ यहाँ माउंट हुई है। तो हमें पता लग गया हमारे पास ये वाली स्टोरेज जो यहाँ माउंट हुई है, ये वाली स्टोरेज यहाँ माउंट हुई है, और ये वाली स्टोरेज यहाँ माउंट हुई है। अब आप एक चीज नोट करें, ये खाली थी ना, कहीं भी माउंट नहीं हुई, है ना, ऐसा ही है ना। तो देखेंगे ये यहाँ नजर नहीं आ रही, यहाँ सिर्फ वो नजर आ रही है जो माउंट हुई है। अब आपका क्या टास्क है, आपने सबसे पहले ब्लॉक डिवाइस क्रिएट करी, ब्लॉक स्टोरेज क्रिएट करी यहाँ पर, सही है। क्रिएट करने के बाद आपने उसको EC2 से अटैच करा, बहुत सिंपल है, EC2 से अटैच करना है, राइट क्लिक होगा, अटैच हो जाएगा। फिर आपको आना है अपने लिनक्स के सर्वर में जो आपने EC2 बनाया हुआ है, उसमें LSBLK लिखना है। तो यहाँ पर आपका एक हार्ड ड्राइव आ रही होगी और एक दूसरी वाली हार्ड ड्राइव आ रही होगी जो आपने न्यू अटैच करी है, सही है ना। जो हम देखते हैं यहाँ पर ऐसा आ रही होगी, ये न्यू वाली आ रही है। मुझे ये बताएं, न्यू वाली क्या ऑलरेडी माउंट होगी या आपको करना पड़ेगी? सर वैसे माउंट करना पड़ता है, लेकिन उबंटू में तो वैसे हो जाती है माउंट, अगर आप यूएसबी वगैरह को इस तरह कुछ लगाएं तो वो माउंट हो जाती है, लेकिन असल में इसको माउंट करना पड़ता फिर यूएसबी तो माउंट हो जाती है क्योंकि ऑटो ड्राइवर लगे होते हैं, लेकिन हार्ड ड्राइव तो माउंट नहीं होगी ना, ये तो स्टोरेज है ना, ये तो आपको खुद करनी है ना। तो पहले मुझे है। क्लास में जितने भी लोग हैं वो बताएं कि समझ में आ गया कि हम क्या बात कर रहे हैं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जो बिल्कुल खामोश है वो प्लीज आगे आके बोलते हैं। वर्दा, उस्मान अहमद, शिदात, सना, हमजला, फरहान। जी सर, समझ आ रहा है। क्या मुझे बताएं। हम चाह रहे हैं कि जो हमने ब्लॉक स्टोरेज बनाया वो हम अपने इसी इंस्टेंस के साथ कैसे कनेक्ट करें। और अभी आपने बोला कि अगर हमारा जो ब्लॉक स्टोरेज है वो डिफ़ॉल्ट तो माउंटेड नहीं होता, हमें खुद माउंट करना पड़ता है। ठीक है, तो माउंट करने के लिए अब क्या तरीकेकार होगा। अब दो यहाँ पे आपके पास स्टेप है। पहला, आपको पार्टीशन बनाना है। पार्टीशन बनाते हुए आपको फाइल सिस्टम बताना है, जैसे मैंने बताया NTFS, FAT32, XFS, ext4 होता है और भी होता है। पहले आपको फाइल सिस्टम क्रिएट करना है, फिर फाइल सिस्टम क्रिएट करने के बाद आपको माउंट करना है। तो इसने मुझे कमांड्स बताइए कुछ, भाई ये वाली कमांड से आप ना पता लगा लो किसी फाइल सिस्टम की डिटेल। जैसे कि हमने पता लगाई कि ये बना हुआ है, ऑलरेडी हमें नजर आ रहा है XFS पे बना हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर किसी भी फाइल सिस्टम को उठाऊं, जैसे ये dev SDA 5, सही है, तो ये मैंने उठा लिया dev SDA 5। मैं यहाँ पे लिखता हूँ sudo, ऑलरेडी रूट है फाइल -s, और इस फाइल का नाम लिखते हैं। तो ये क्या बता देता है, ये इसकी डिटेल बताया था भाई XFS पे बनी हुई, ये डेटा है और ये इसकी डिटेल्स है। वही ये हमें यहाँ पे शॉर्ट में भी बता रहा है, मतलब ये सारी कमांड से इससे और डिटेल पता लग सकती है। अब ये हमें ये बताना चाह रहा है कि भाई ये सारी फाइल्स आपकी माउंट है, XFS है, ये जो है डिवाइस अभी बिल्कुल न्यू आई है और ये कहीं भी माउंट नहीं है। अच्छा, फिलहाल तो हमारी XVDF है, क्या नजर आ रहा है, अच्छा ये कुछ और नजर आ रहा है, तो हम नीचे आ जाते हैं। अब हमें क्या सबसे पहले करना है, हमें फाइल सिस्टम क्रिएट करना है। उसकी कमांड है sudo, अगर रूट नहीं है तो mkfs। mkfs का मतलब है मेक फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम की टाइप -t, जैसे कि मैंने बताया XFS हम करंटली यूज कर रहे हैं, ये वाली, ये, और इसको रिमूव कर देते हैं, LSBLK-f। कौन सी यूज कर रहे हैं हम, XFS फाइल सिस्टम यूज करते हैं। तो मैंने टाइप क्या बता दी, XFS।
तो मुझे आगे क्या बताना है, अपना फाइल सिस्टम बताना है जो मुझे यूज करना है। इन केस मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे होगा XVDF। कौन सा है, ये रहा XVDF। आप लिखेंगे /dev/XVDF, ये मेरा फाइल सिस्टम है, सही है। मेक फाइल सिस्टम टाइप आ गई XVS और /dev/XVDF, या जो भी XYZ आपका ब्लॉग स्टोरी नया वाला आ रहा हो वो आपने मेक फाइल सिस्टम बना देना। इंटर करेंगे, ये आपसे बस 2-3 चीजें पूछी जाए, फाइल सिस्टम की टाइप XPF है और ये वो XYZ, इंटर 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 हो जाए, क्रिएट हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाली कमांड को तो इग्नोर मार देना, ये किसी काम की नहीं है फिलहाल। आप ये कहना है इफ यू गेट एरर, तो ये काम करना है। अगर आपके पास कोई एरर आ जाए तो आपको ये इंस्टॉल करना है, तो फिलहाल ये किसी काम की नहीं, इसको इग्नोर कर दें। आपको क्या करना है, अपने सिस्टम में कोई ना कोई डायरेक्टरी चूज करनी है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको होम पे माउंट करना है, बूट पे माउंट करना है, रूट पे माउंट करना है, कहाँ माउंट करना है। आप बोलते हैं मुझे होम पे माउंट करना है तो सही है, बूट पे करना है तो सही है। आप बोलते हैं मुझे इनमें से किसी डायरेक्टरी पे भी माउंट नहीं करना, मुझे अपनी एक नई डायरेक्टरी बनानी है, mkdir my directory, है ना। इस कमांड का मतलब क्या है, सर mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, और ये my dir आप ये डायरेक्टरी का नाम है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन mkdir जो है ये कमांड है। तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो इनमें से किसी बनी बनाई फाइल को असाइन कर दूं, या तो अपना एक नया फाइल बना लूं, मेरी मर्जी। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने अपना एक नया फाइल बनाया डेटा के नाम का। आप चाहें तो आप होम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको भी डेटा बनाना तो आप भी डेटा बना सकते हैं, कोई मना नहीं। क्या दो काम हुए, मेक फाइल सिस्टम हुआ है, सबसे पहले ब्लॉक डिवाइस बनाई, अटैच करी, नजर आ गए, सही है। ब्लॉक डिवाइस बनाई, अटैच करी, नजर आ गए। फिर क्या करा हमने, हमने उसको ब्लॉक डिवाइस के साथ एक फाइल सिस्टम बनाया XFS का। XFS का फाइल सिस्टम बनाएंगे, आपसे स्टोरेज पूछेगा ये ड्यूरिंग बनाते वक्त, कॉलम आएगा कितनी स्टोरेज देंगे, तो आप बता देना 10 GB 8 GB 5 GB, पूरी दे दो। अगर एरर आए तो ये है, वरना फिलहाल कोई एरर नहीं आ रहा। आपने एक डायरेक्टरी बनाई डेटा की, या बनी बनाई को डायरेक्टरी उठा ली, नहीं बनाई। आपको सबसे आखिर में कमांड चलानी है माउंट। माउंट को आपको अपना सोर्स बताना, डेस्टिनेशन बताना। सोर्स क्या है, जो भी आपने अभी नया फाइल सिस्टम बनाया है। डेस्टिनेशन क्या है, आपने बता दिया, डेटा इसकी डेस्टिनेशन है। ये फाइल सिस्टम जो है इसका डेटा कहाँ पे बनेगा, डेटा में। जैसा कि हमें यहाँ नजर आ रहा है कि ये वाला फाइल सिस्टम है, इसका डेटा कहाँ है, होम पे, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ df-h। ये वाला फाइल सिस्टम होगा और डेटा कहाँ बनेगा, रूट पे, होम पे, बूट पे। ये 3 काम आपको करने, स्टोरेज बनाना, स्टोरेज को EC2 के साथ अटैच करना, उसका एक फाइल सिस्टम टाइप बनानी है XFS की, और एक mkdir से डायरेक्टरी बनानी है, कोई भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी यूज करनी है, और आखिर में क्या है, सबसे लास्ट में क्या करना है, माउंट करवा देंगे, माउंट करवाना है। अब ये कह रहे हैं अगर आप सिस्टम को रीबूट करेंगे ना तो ये आपका माउंट पॉइंट खत्म हो जाएगा। अगर आपको ऑटो माउंट पॉइंट करना है तो आप क्या करें, आप ना इस वाली लोकेशन पे जाएं, और इस वाली लोकेशन पे जाकर आप क्या करें, ब्लॉक आईडी उठा लें, ब्लॉक आईडी को वहां पे आप पेस्ट कर दें। एक साथ इन्होंने बताया कि रीस्टार्ट वगैरह से कैसे बचना है, जो भी है। अब माउंट से बाहर आने का तरीका होता है यू माउंट। जैसे माउंट कर दिया, यू माउंट से क्या होता है कि आप यू माउंट और वो डायरेक्टली बता दें जो आपको अनमाउंट करवानी है, तो अनमाउंट कर दें। माउंट ए क्या होती है, कमांड होती है, ये सिर्फ ये बता दें कि टोटल कितने माउंटेड है। फिलहाल इसमें तो कोई माउंट नहीं है। मेरा ख्याल है ये सूडो के साथ चलेगी, वो तो ये वैसी रूट है, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा, छोड़। तो होपफुली सबको समझ आ गया। एक छोटा सा असाइनमेंट आपको पूरा करना है और इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज का, जो नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। सर ये लिंक सर शेयर कर दीजिए जो अभी हमने ये
इसमें जो कमांड ये मिलेंगे आप लोगों को शेयर। सही, ये वाला लिंक भी शेयर कर देता हूँ, ये भी शेयर कर, ये सब एक ही है। ठीक है, तो ये कहानी आज की इतनी है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरी। सवाल किसी का? अब आपके पास एक और फाइल सिस्टम होता है, उसको कहते हैं इलास्टिक फाइल स्टोरेज। अभी तो हमने ब्लॉक स्टोरेज देख ली, ब्लॉक स्टोरेज आपको समझ भी आ गई, कोई मसला भी नहीं है। स्नैपशॉट का भी एक ऑप्शन होता है। ये क्या होता है कि आप स्टोरेज क्रिएट कर लो, यहाँ पे बता दो कि ये वाला मेरा स्टोरेज सर्वर है, और उसका है ना एक कॉपी बना दो। स्नैपशॉट ये होता है कि आपने बैकअप बना लिया। तो स्नैपशॉट ऑटो स्नैपशॉट होता है कि खुद ही वो इंक्रीमेंटल बैकअप बनाता रहता है। अभी आपके पास है इलास्टिक फाइल स्टोरेज, EFS। ये एक मैनेज फाइल स्टोरेज है फॉर EC2। EFS क्या है? EFS देखें अलग यूटिलिटी है, EC2 में नहीं आ रही है। बाकी EBS जो है EC2 में आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। EFS जो है EC2 में नहीं आ रहा, अलग आ रहा स्टोरेज। EFS क्या है? EBS तो आपको होपफुली बहुत अच्छा समझ आ गया है कि भाई EBS जो है एक अलग सा स्टोरेज है जो आप यूज कर रहे हैं। तो EFS क्या है? नेटवर्क फाइल स्टोरेज। नेटवर्क फाइल स्टोरेज क्या होती है कि आपने अपने पास क्लाउड पे किसी जगह पर एक सिस्टम लिया, थोड़ी देर के समय में EC2 लिया। उस EC2 के बाद स्टोरेज है 100 GB, 200 GB, 300 GB टोटल। उसने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा और एक ना नेटवर्क फाइल स्टोरेज बनाया। अभी मैं बहुत लेमन बता रहा हूँ। नेटवर्क फाइल स्टोरेज बनाया और उसका एक एंड पॉइंट आ गया। नेटवर्क फाइल स्टोरेज क्या होती है कि बाय नेटवर्क एंड पॉइंट, अभी क्या कर रहे थे हम, अभी हम नेटवर्क एंड पॉइंट यूज नहीं कर रहे हैं, हम अभी पूरी स्टोरेज उठा के अपने सिस्टम से अटैच कर रहे हैं। आपके पास एक नेटवर्क एंड पॉइंट आ जाएगा, मतलब एक टाइप ऑफ URL कह सकते हैं आप, URL आ जाएगा। वो URL के थ्रू आप स्टोरेज अपने पास अपने सिस्टम में अटैच कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नेटवर्क फाइल स्टोरेज। मतलब नेटवर्क के ऊपर एक फाइल सिस्टम बना हुआ जो आप अपने पास मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हैं। Elastic file system EFS provides a simple, scalable elastic file system, general purpose workload for use Amazon Cloud Service on-premises resource। कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। छोटी सी इन्होंने वीडियो भी बना के डाली हुई है, XYZ पूरी डिटेल्स दी हुई है, सब चीजें यहाँ मौजूद है। क्रिएट फाइल सिस्टम पे जाते हैं, कोई भी इसका नाम होगा। नाम आपने क्या बता दिया कि जिसका नाम है EFS, नाम must be longer than 256 character and must only contain letter number. These must not be longer character। सही नाम तो है EFS01। सही है। EFS बनाते वक्त आप एक चीज को मेक श्योर करें, आपको VPC भी चूज करना है, मतलब ये आपके पास फिलहाल सिक्योर है। जो भी चीज आपसे VPC का एक्सेस पूछे ना, मतलब वो सिक्योर है, VPC में आ रही है। इन्होंने अपने पास दो ऑप्शन आपको दिए हैं। एक दिया हुआ रीजनल। रीजनल का मतलब है हर अवेलेबिलिटी जोन में ये अवेलेबल होगा अक्रॉस मल्टीपल एजी। एक होता है वन जोन। वन जोन क्या है, ये सिर्फ एक एजी में ही होगा, जैसे कि EBS था। EBS में क्या था, वो एक जोन में हो सकता है, मल्टीपल जोन में नहीं हो सकता, है ना। लेकिन EFS में क्या है, EFS में दोनों ऑप्शन है, आपको सिंगल एजी में रखना है या मल्टी एजी में रखना है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आप सिंगल एजी में रखेंगे तो एज जोन का नाम बता दें, रीजन में रखेंगे तो ऑल ओवर रीजन ये अवेलेबल है। तो ये समझ में आ गया। ये सर रीजनल का ये मतलब है कि मल्टीपल जोन में होगा, और वन जोन का मतलब है कि एक ही जोन में ये इस्तेमाल हो सकता है नेटवर्क फाइल सर्वर। अब ये क्यों है, ये इसने दिया हुआ प्राइसिंग का बहुत फर्क होगा सिंगल जोन और मल्टी जोन में, जाहिर सी बात है। और दूसरी बात ये भी है कि रीचेबिलिटी का ही फर्क होगा, कम से कम यहाँ पे जो होगा एक्सेस स्लो होगा, यहाँ पे एक्सेस फास्ट होगा जोन में।
और VPC का मतलब है आपके पास सिक्योर रखा हुआ है, कोई मसला नहीं है। कस्टमाइज पे आके देख लेते हैं। तो ये साइट जा रही है इनेबल ऑटोमेटिक बैकअप, मतलब बाय डिफॉल्ट इस पे एक बैकअप बन रहा होता है EFS पे। सही है। इसमें भी परफॉर्मेंस मोड है, जनरल पर्पस और मैक्स आए हुए, इसमें भी दोनों है। इसमें भी थ्रूपुट है, प्रोविजन है और बर्स्टिंग है। बर्स्टिंग में क्या था कि वो अपनी मर्जी के नंबर दे देगा जो खुद ही अपनी मर्जी से रोटेट होते रहेंगे लोड पे। प्रोविजन में क्या होगा, आप अपनी मर्जी के प्रोविजन बताएंगे कि भाई मुझे इतने चाहिए। सही है, 1 से लेकर 124 तक मुझे चाहिए, बस में वो खुद चूज करेगा। इंक्रिप्शन भी यहाँ मौजूद है। अच्छा, इंक्रिप्शन भी इसमें ऑटो इनेबल हुई भी है। और क्या क्या काफी चीजें इसमें हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेटवर्क एक्सेस क्या है इसका, तीनों एजी पे मौजूद है फिलहाल, क्योंकि हमने मल्टी टारगेट करा है इसको। और आगे बढ़ते हैं। फाइल सिस्टम क्या है इसका, नोड एक्सिस प्रोविजन, यहाँ पे हम अपनी मर्जी से इसको स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आगे रिव्यू है खत्म। पॉलिसी भी बना सकते हैं हम कि भाई कौन इसको एक्सेस करे कौन ना करे। पॉलिसी इम्यूलेटर होता है एक, जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, उसके थ्रू बन जाता है। तो सब चीजें दिखाने का मकसद है, आपने जब EBS वाला असाइनमेंट करना है तो आपने EFS बनाना है। जस्ट मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, ये मुझसे रिव्यू पूछेगा और यहाँ पे क्लिक करने में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा आसान ऑप्शन क्या था, डायरेक्ट यहाँ क्रिएट का ऑप्शन है, डायरेक्ट नाम बताओ, डायरेक्ट टाइप बताओ। सही है। और डायरेक्ट क्रिएट कर दो, डायरेक्ट भी क्रिएट हो जाएगा, कोई मसला नहीं। Amazon EFS अटैच, ये आ गया, यूजर गाइड आ गई। पूरी यूजर एक ही चीज आप लोगों के पास मौजूद है, क्रिएट योर फाइल सिस्टम। इसी तरह हमने अभी क्रिएट करा है ना, इसमें सारी डिटेल बताई हुई, रीजनल वन जोन जो भी थी इसकी डिटेल्स। ये क्रिएट हो गया, समझ लें क्रिएट हो गया अभी थोड़ी देर के लिए। क्रिएट होने के बाद इस पे क्या आ रहा है ऑप्शन, परफॉर्मेंस मोड, जनरल पर्पस, कोई डिटेल इसकी बता रहा है, मास्टर साइज टोटल इतना है, ये है, ग्राफ आ रहा है, एक्सिस पॉइंट, ये सब चीजें आ रही है। यहाँ पे एक ऑप्शन है अटैच का, अटैच पे आप क्लिक करते हैं। आपने किसी डिस्टेंस लॉन्च करा, इनके केस में हमारे पास ऑलरेडी लॉन्च होगा। तो ये आपने किसी डिस्टेंस लॉन्च करा, नंबर ऑफ डिस्टेंस, ऑप्शन, नेटवर्क, सबनेट, यूजर डेटा, सब चीजें पता है आपको। यूजर डेटा क्या है ये, किसी को आइडिया है यूजर डेटा का? नहीं। चलिए, यूजर डेटा का टॉपिक आप मुझे याद दिलाना, ये मैं आपको ऐड करूँगा। यूजर डेटा होता है यहाँ पर, तो वो भी हम दिखा देंगे। ऑटो, ऑटो क्या होता है, जैसे ही आपका इंस्टेंस क्रिएट होता है ना, तो आप उसको ना प्री रिक्विजिट पहले से आप ना कुछ चीज़ें दे देते हैं, कमांड्स दे देते हैं कि जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो ये सारे कमांड चल जाए बाय डिफॉल्ट। ये ऑटोमेशन की नहीं होता है।
तो वो डिस्कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स इसकी आ रही हैं कि भाई EC2 क्रिएट करना है, टाइप SSH होगी, प्रोटोकॉल 00 आपको सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड करना है, रिव्यू लॉन्च, ये तो आपको पता है, EC2 आप क्रिएट करते हैं 10 मल्टीपल टाइम्स। ट्रांसफर फाइल यूजिंग डेटा सिंक, ये कोई एक ऑप्शन ऐसी है तो उसकी भी हमें नीड नहीं है। ट्रांसफर फाइल टू Amazon EFS यूजिंग Amazon डेटा सिंक बिफोर यू यूजिंग अ सोर्स NFS, मतलब आपको कोई अपनी फाइल रखनी है EFS पे तो आप इसके थ्रू रख सकते हैं, ये भी हमारे काम करनी है। सही है। डाउनलोड डिप्लॉय एजेंट, गेट स्टार्टेड Amazon SC, इस पे चले आते हैं। यहाँ से आपको फर्स्ट स्टेप आगे 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 आगे, नहीं ये नहीं, नाम पे वो ऑप्शन नजर नहीं आ रहा जो मुझे आपने कहा। हम देख चुके हैं, पॉलिसी भी देखें इतना लगा सकते हैं, कुछ चाहे तो पॉलिसी अपनी बना ले, सिर्फ यहाँ पे चेक के लगाएं और पॉलिसी आ गई। ये क्रिएट फाइल सिस्टम, कस्टमाइज, और EFS 02, और यहाँ पर हम आगे बढ़े और आगे बढ़े, ये क्लिक करा, ये पॉलिसी आ गई, ये क्लिक करा, ये पॉलिसी आ गई, क्लिक करा, जो जो क्लिक करते जाएंगे उसकी पॉलिसी आती जाएगी, इसका भी मसला नहीं है। ये भी आ गया, ये वाला फाइल सिस्टम, ये मैं फाइंड कर रहा। अब आपको अपने EC2 के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ EFS को किस तरह से अटैच करना है, तो इसके लिए आपके पास क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ी सी देर में हो जाएगा। एक EFS में क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट EFS पे आते हैं, EFS2 लेते हैं और रीजन में आ जाते हैं, ठीक है, और रीजन बेस ले लेते हैं इसको, क्रिएट EFS मैंने कर दिया, तो फाइनली क्रिएट हो गया, एनक्रिप्टेड है, और ये चेक कर लेते हैं, सही है। EFS में मैं आता हूँ, एंटर होता हूँ, यहाँ पर अटैच का ऑप्शन होता है, अटैच पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ हमें कुछ कमांड्स बताता है कि आपको क्या करना है, आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जाने के बाद आपको एक यूटिलिटी इंस्टॉल करनी है, यूटिलिटी इंस्टॉल करने की कमांड में दे देता हूँ। यूटिलिटी इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, ये वाली कमांड कॉपी पेस्ट करके चलानी है, फिर ये वाली कमांड कॉपी पेस्ट करके चलानी है। वो क्या करेगा, अब आपके सिस्टम में एक EFS का पॉइंट माउंट कर देगा जो आप इजीली अपने पास यूज कर सकते हैं। यूटिलिटी आपको इंस्टॉल करनी है EFS की, ठीक है। अब आपका तो ऑपरेटिंग सिस्टम में Ubuntu से इंस्टॉल AWS EFS यूटिलिटी, EFS ये वाली यूटिलिटी है, ये कमांड आप चलाएंगे, आपके पास एक यूटिलिटी इंस्टॉल हो जाएगी Amazon EFS की, तो और Amazon EFS की यूटिलिटी इंस्टॉल होने के बाद आपने जो अपना फाइल सिस्टम क्रिएट करा है, कहाँ गया, ये रहा, इसी के ऊपर ना आप अटैच के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी आपने क्रिएट करा है, ये एक यूटिलिटी इंस्टॉल होगी, एक अटैच पे क्लिक होगा, और ये वाली कमांड कॉपी पेस्ट करना और ये वाली कमांड कॉपी पेस्ट करना, आपके पास ये वॉल्यूम माउंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं काम करता हूँ, मैं एक EC2 बना लेता हूँ, मैं EC2 पे आ रहा हूँ, एक इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, और इंस्टेंस को हम लेते हैं फ्री टियर, जनरल पर्पस, स्पोर्ट रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे ऐड स्टोरेज 8 GB सही है, ऐड टैग कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, फिलहाल हमें कुछ ऐड तो नहीं करना होगा, नहीं ऐड करना, रिव्यू एंड लॉन्च, लॉन्च की वैल्यू पे हमने चूज कर ली, नहीं की वैल्यू पे चूज करनी है,
टेम्पलेट वाली मेरे पास रखी हुई, एक मिनट फाइंड करने दे। नहीं कोई ना कोई तो रखी हुई। की वैल्यू पेन नहीं है फिलहाल, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। तो आप लोगों का ये भी असाइनमेंट है कि आपने एक अपने पास EFS क्रिएट करना है, जैसे मैंने अभी कर चुका हूँ। EFS की क्रिएशन हो चुकी है हमारे पास, और ये आ रहा है EFS। अगर यहाँ पर हम आगे चूज करें EFS, तो मेरे पास एक EFS बना हुआ है। सही है, आपने EFS क्रिएट करना है, EFS पे क्लिक करना है। पहले ये वाली यूटिलिटी इंस्टॉल होगी आपके सिस्टम में, देन आपने अटैच पे क्लिक करना है अपने EFS के। अटैच पे जब क्लिक करेंगे, दो कमांड देगा, दोनों कमांड कॉपी पेस्ट करके चलानी है आपके पास। EFS आपके सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा, और आप अपने सिस्टम में कोई भी फाइल यूज कर लें जहाँ से आपको EFS कनेक्ट करना है, वो उस फाइल के साथ क्रिएट हो जाएगा। तो ये जहाँ से भी करना है, एक्सपायरी लोकेशन। तो ये दो असाइनमेंट आपके नेक्स्ट क्लास के लिए हैं। और एक चीज़ को मेक श्योर बनाएं, जो भी रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं, आप जो भी रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं, उसको काम होने के बाद आपको डिलीट करना है। सही है, काम होने के बाद आपको डिलीट करना है, उसके बगैर आपका बिल बन जाएगा और वो आपका फ्री टियर किसी काम का नहीं रहेगा। ये थोड़ी देर में डिलीट हो जाएगा। EFS का फायदा क्या है? EFS कनेक्ट हो रहा है बाय नेटवर्क। बाय नेटवर्क कनेक्ट होने का फायदा क्या है कि आप इसको मल्टीपल लोकेशन पे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई आपकी ब्लॉक डिवाइस में ऐड नहीं हो रहा। नॉर्मली EBS में क्या हो रहा था, वो आपकी ब्लॉक डिवाइस में ऐड हो रहा था, फिर आप उसको माउंट कर रहे थे। EFS में क्या है, वो आपको बना बनाया एक सर्वर मिल गया, स्टोरेज सर्वर, नेटवर्क फाइल पे रखा हुआ, नेटवर्क स्टोरेज पे रखा हुआ है, नेटवर्क फाइल स्टोरेज। और आपने अपने पास सिर्फ और सिर्फ उसकी यूटिलिटी इंस्टॉल करनी है और उसको अपने पास एक सिंगल कमांड के साथ माउंट करना है। तो ये आपका EFS है, जो आपको इजीली कनेक्ट हो जाएगा, और ये आपके मल्टीपल EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के दो असाइनमेंट आप लोग नोट कर लें, और ये EFS वाली भी मैं भेज देता हूँ आप लोग। बाकी भी मैं आपको चीज़ें तो ऑलरेडी हैं, EBS वगैरह, EFS की भी आ गया। सही है, ये मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, सेंड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास का असाइनमेंट नोट कर लें, EBS वॉल्यूम बनाकर अटैच करना है और EFS वॉल्यूम बनाकर अटैच करना है। सही है, जब ये दोनों असाइनमेंट हो जाएंगे, सबसे लास्ट आपको क्या करना है कि आपको वापस से जाना है Amazon EC2 में, आपको जाना है EBS में, वॉल्यूम में, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज वॉल्यूम। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्नैपशॉट का, क्रिएट स्नैपशॉट करिए, या आपसे वॉल्यूम का नाम पूछेगा जो भी आपने बनाया है, उसकी डिस्क्रिप्शन इनके रखा है। आपने एक स्नैपशॉट क्रिएट करना है। सही है, और स्नैपशॉट क्रिएट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं स्नैपशॉट का क्या करना है। तो होपफुली सबको असाइनमेंट समझ आ गया है। यूजर डेटा का टॉपिक हमें याद रखना है। मैं नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को EC2 में हम बनाएंगे, और एक यूजर डेटा भी क्रिएट करके दिखा दूंगा मैं। सही है, और कितने असाइनमेंट दिए, कोई रिपीट कर सकता है मुझे? EBS का दिया है, EFS का दिया है, और आखिरी में स्नैपशॉट बनाना है किसका, EBS का। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी सीख लर्निंग के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप जाकर ये दोनों वॉल्यूम्स बनाएं, इसको एक्सप्लोर करें। और मैं रिकमेंड करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सर्च करें, एक्सप्लोर करें, पढ़ें, ताकि आपको समझ में आए कि स्टोरेज सर्वर किस तरह से काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। जब आप खुद हैंड्स ऑन करेंगे ना, तो खुद ही आपके माइंड में सवाल आता है।
जिस समय अभी आप लोग खामोश बैठे हुए कुछ सवाल नहीं कर रहा, तो इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा हाई लेवल के लेक्चर्स भी नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा कि आप लोग ना खुद प्रैक्टिस करें। माउंट पॉइंट सबको समझ में आ गया है, जो भी थे हमारे पास। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा लोड बैलेंसर का, तो सब लोग ईबीएस की और ईएफएस की तैयारी कर रहे हैं, फिर हमें लोड बैलेंसर की तरफ जाना है, ऑटो स्केलिंग की तरफ जाना है, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।